हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप लोग? का हाल बा? ठीक बा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब सेट है भाई? कह रहे सर सब सेट है, कोई बचा ही नहीं। हाँ बताओ। मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ? अच्छा, आप कुछ कर रहे हो? टेक्नोलॉजी। अपने वो माइक्रोफोन बूस्ट कर देना अभी, नहीं तो बोलेंगे लो वॉइस। पहले ही अपने 95 97 टेप दो। 99 कर दो आप। यस। सब सेट है। ठीक। ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक बा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आहिलो भरभूति जी। स्टार्ट करो। हाँ तो कर रहे हैं भाई। सॉरी, गलती हो गई सर, लेट हो गया। आप ही के आने का इंतजार कर रहा था सर मैं। स्टार्ट कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। सॉरी सर। सॉरी सर। अभी कर रहे हैं सर, वो अभी कर रहे हैं सर। न्यू चैप्टर नहीं है सर, वही सर। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्लास भी है सर शनिवार को, वो भी इसी चैप्टर की है सर। है ना? मैंने कहा ना, एक आध दो लेक्चर एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन घास नहीं काटेंगे। रोला काटेंगे, रोला। पढ़ने के बाद। आ जाओ भाई। तो आज जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी ही होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दो ऑर्डर बहुत अच्छे से याद कर लेना। ग्रुप 16th का, ग्रुप 17th का। और एक इनर्ट गैस की एंडोथर्मिक का, विद कंसिडरिंग कंसिडरिंग पॉजिटिव चार्ज। कि प्लस में जो ज्यादा है उसे ज्यादा मानना है उसमें, क्योंकि उसमें हमने पहले ही लिख दिया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर का मतलब है प्लस को मानते हुए ही लिखना है, तो प्लस में जो बड़ा उसे ज्यादा बोलेंगे। पहले ही बोल दिया उन्होंने कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, ठीक है? तो आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल करना चाहते हो? क्या शुरुआत में ही मोटिवेटेड रहना चाहते हो? आओ फिर इसी बात पे। आओ। आओ सैया। लो। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी उतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, उसे समझना इंपॉर्टेंट है, बट उसके ऑर्डर्स बहुत बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हेलोजन फैमिली का एक ऑर्डर और ऑक्सीजन फैमिली का एक ऑर्डर भी याद करके चले जाओगे, इतना ही बहुत है। बाकी एक्सो एंडो वगैरह ये सब देखना है। आयुध सर की हेल्थ। क्या हो गया कुछ? आयुध सर का क्या हो गया भाई? तबीयत खराब हो गई थी क्या? सब कुछ सही था? क्या बात हो गई? तुम कॉल करो तब तक हम कॉल करते हैं। हेलो। क्या हो गया सर तबीयत को? हाँ जी, चले।
हाँ, उनकी तबीयत खराब हुई है, वो सर ने बताया कि वो एडमिट है हॉस्पिटल में। और ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह उनको देख लिया है उन्होंने, ट्रीटमेंट स्टार्ट भी हो गया है उनका। खांसी बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके बाद वॉमिटिंग वगैरह का बता रहे थे। बट कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे वो, क्योंकि वो अब हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स के हाथों में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए बेटा, चिंता ना करें बेटा, आप भी बिल्कुल। तो Na+ से Na बनाया और NaS बनाया। मेरा सवाल यह है कि दो प्रोसेस हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या एनर्जी रिलीज हुई है, या एक में एब्जॉर्ब या एक में रिलीज हुई है, ये चीज आपको बतानी है। क्या होगा, मतलब दोनों में से प्रोसेस, दोनों के दोनों एंडो हैं, दोनों एक्सो हैं, या एक एंडो एक एक्सो है, जल्दी बताओ। देख, पोल नहीं आ रहा है तो यार उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना बेटा, मेरे पास ना। ये देखो, ये भी है, गड़बड़ तो है बेटा, कुछ तो लपड़ा ही है, मुझे भी लग रहा है। पोल काम नहीं कर रहा है क्या आज? वापस करके देखूं? मैं भी टाइम आउट वगैरह कुछ हो गया हो। मुझे लग रहा है पोल इज नॉट वर्किंग टुडे, है ना? एक बार देख लेते हैं और पूछ लेंगे टेक टीम से। कोई बात नहीं, चलो मैं इसे कर लेता हूँ, मैं ही कर लेता हूँ। देखो, सोडियम से जब तुम Na+ करते हो तो ये आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी है, राइट? आयोनाइजेशन एनर्जी है कि नहीं है, जल्दी बताओ। तो मान लो इसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में, मान लो ऐसे +100 एनर्जी लगी, तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इसमें वापस एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर जाऊं, मतलब यहां से तो मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और अब मैं वापस इसका उल्टा प्रोसेस करूं, तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर मैं यहां से यहां आया हूं तो ऐसा हुआ, यहां से इधर जाऊं तो क्या होगा। भाई, ऊपर वाला प्रोसेस अगर आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो नीचे वाला प्रोसेस जो है वो सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया कि नहीं हो गया? अरे उल्टा ही तो प्रोसेस है बेटा। भाई, जिसमें से तुमने निकाला उसी को तुम खिला रहे हो, तो ये प्रोसेस उतला ही तो हो गया। अब मान लो यहां तुम आए, इधर जब आयोनाइजेशन आया तो ये तो एंडो था, ठीक है, ये तो एंडो था, और ये +100 था, मान लिया। तो ये क्या होगा, ये एक्सो हो जाएगा बेटा, उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, और ये -100 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? सही सही बताना, होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि पहला प्रोसेस क्या है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। इन्होंने पहला प्रोसेस क्या लिखा हुआ है, देखो पहला प्रोसेस लिखा हुआ है सोडियम प्लस केटायन की ई, और मैंने शायद डायरेक्ट बता भी दिया था कि जो केटायन होता है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, केटायन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ये इलेक्ट्रॉन एडिशन इन केटायन ही तो है। मैंने आपको पहले इधर से उधर का प्रोसेस सिखाया कि जब किसी न्यूट्रल एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है तो वो पॉजिटिव बनेगा। अब आप उसी को वापस रिवर्स प्रोसेस करो, तो रिवर्स प्रोसेस में साइन बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। साइन बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। सही बताओ, साइन बदलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका मतलब कोई एक्स एलिमेंट अगर है और अगर उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो वो X+ बनता है, वो X+ बनता है और इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको, इलेक्ट्रॉन को ऐसा भी निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। और ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, यानी वही प्रोसेस उस X- में, उस X+ में अगर एक इलेक्ट्रॉन वापस से ऐड कर दिया जाए, रिवर्स प्रोसेस, तो वो फिर से X बन जाएगा। प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो 0 आ जाएगा, ये फिर से न्यूट्रल बन गया। क्या ऐसे इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे? क्या हम इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे बेटा? क्या इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे? और ये एक्सोथर्मिक होगी। ये क्या होगी बेटा? एक्सोथर्मिक होगी। मेरा सवाल यही है, क्या मैं इनके बीच में रिलेशन लिख सकता हूं? रिलेशन, रिलेशन लिख सकता हूं क्या इसमें? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दो या ई लिख दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बोलना जरूरी है क्योंकि +100 और -100 अगर साइन के साथ देखोगे तो वैल्यू बहुत अलग है। -100 बहुत छोटा है, +100 बहुत बड़ा है। साइन के साथ मत देखो, मैग्नीट्यूड की बात करो। मैग्नीट्यूड समझते हो बेटा, जिसमें साइन नहीं, सिर्फ वो नंबर देखा जाता है ना? तो मैग्नीट्यूड का मतलब है ये प्लस और माइनस नहीं देखना है, सिर्फ ये देखना है ये 100 ये भी 100। तो हमने मैग्नीट्यूड को ऐसे शो कर दे बेटा। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से डब्बों में रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो किसी भी एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब वो उसके केटायन की ईए के बराबर होती है कि नहीं होती है, ईए ऑफ एक्स प्लस, ये रिलेशन बनता है एक। ऐसे और रिलेशन बन सकते हैं, यहां पे चीजें बदल सकती है, इट डिपेंड्स कि आपने प्रोसेस को कहां से शुरू किया है, लेकिन ये सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे कॉमन चीज है। तो आप इसे अलग से लिख सकते हो बेटा कि रिलेशन बिटवीन ई ए एंड आई ई, रिलेशन बिटवीन ई ए एंड आई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो किसी सेम एलिमेंट के लिए, उसी एलिमेंट की बात करेंगे, सेम एलिमेंट का जो न्यूट्रल का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो उसके केटायन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। सिंपल है, Na से Na प्लस, Na से Na प्लस, और Na प्लस से Na, और Na प्लस से Na, तो हम एक रिलेशन बना सकते हैं। यहां से हमने एक रिलेशन बिल्ड कर लिया। बात समझ आई? इसको मैं और आगे वाली स्लाइड पे और अच्छे से कर लूंगा, ऐसा नहीं है कि इसी सवाल में सारी चीज खत्म करके जाऊंगा, ये जस्ट मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपने एक चीज नोट करी जो मैंने पहले भी बता दी थी कि सॉलिड से अगर आप गैस जाते हो तो क्या ये सब्लिमेशन है, और ये कैसा होता है बेटा, एंडो होता है। आप यहां देखो, आपने कहां से आए हो, आप गैस से सॉलिड में आए हो, आपने अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया है या और ज्यादा अट्रैक्शन के लिए काम किया है, क्योंकि गैस में दूर दूर रहते हैं एटम्स, सॉलिड में वो पास आते हैं, यानी कि आपने दूर दूर से पास पास लाए हो, आप दूर दूर से पास पास लाए हो, दूर दूर से पास पास लाए हो, तो आपने तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट नहीं, अट्रैक्शन के फेवर में काम किया है। और अगर अट्रैक्शन के फेवर में काम करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। दैट मींस अगर आप इधर से इधर जाओगे तो फिर वो एक्सो रहेगा, और इधर से इधर जाओगे तो एंडो रहेगा। सही बात है, समझ आ गया? तो इसका मतलब है ये भी आपका एक्सो है बेटा, और ये भी आपका एक्सो है। बताओ कौन सा आंसर टिक कर दूं, आंसर कौन सा टिक कर दूं? दोनों में ही एनर्जी रिलीज होगी, दोनों में ही एनर्जी क्या होगी बेटा, रिलीज होगी, दोनों में ही एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। सही है, बात समझ आ गई? एक मिनट हाँ। चले आगे। यस, अगला पोल करवा देंगे, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा अपन इस पे और चर्चा करेंगे, मुझे याद दिलाना, इस पे और चर्चा करनी है हमको। ये तो मैंने कर दिया, ये तो एक रिलेशन हो गया, ऐसे और रिलेशंस भी बन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अगला सवाल कुछ वैसा सा ही है, ये आप अब कर सकते हो। पता है, ये सवाल मैं आपको इस तरह हिंट करके दे रहा हूँ, हिंट मतलब ऐसे करके दे रहा हूँ कि इसने कहा इन द फॉर्मेशन ऑफ ए क्लोराइड आयन, यानी कि Cl से इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन खिला के उसे क्लोराइड आयन बनाया। ये क्लोरीन है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड आयन है। तो इस प्रोसेस में इन्होंने कहा कि भैया 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई, है ना, 3.8 एनर्जी रिलीज हुई। रिलीज हुई इसका मतलब है यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारा, ये जो प्रोसेस है वो एक्सो है, और इनकी वैल्यू इन्होंने 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। करेक्ट है। अब वो पूछ रहा है ये किसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, जो भी इक्वल होगा वो रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है ये, जो भी इक्वल होगा वो रिवर्स होगा। यहां से जो प्रोसेस यहां तक लाया है वही प्रोसेस रिवर्स जब कर दोगे, उस रिवर्स प्रोसेस में इतनी ही एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व होगी, लेकिन उल्टे साइन के साथ, और मैग्नीट्यूड जो है वो अलग होगा। अब ये हिंट दे दिया है तो मेरे ख्याल से अब आप बता सकते हो। ऐसे देखो, ये रिलेशन था न्यूट्रल और केटायन के बीच में। आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो ये रिलेशन ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए अलग से रिलेशन रट के बैठो। अभी जो रिलेशन बनेगा वो किसी और के लिए बनेगा, वो भी देख लेना आप, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। मैं पोल दे रहा हूं, अब शायद इसमें पोल वर्क कर जाए, मुझे नहीं पता। ये पहले वाला है आई थिंक, वापिस कर लेते हैं। अच्छा, ये पहले वाला पोल था, ठीक है, इसमें 85% लोगों ने आंसर सही किया था, तो ये उस टाइम पे कोई टेक्निकल एरर थी तो काम नहीं कर रहा था। अभी का नया पोल ले लेते हैं हम, ठीक है, ओके, नया पोल। चलो 30 सेकंड बहुत है, मतलब इनऑर्गेनिक का मुझे तो नहीं लगता कोई सवाल है जो 45 सेकंड भी चाहिए। हाँ, कोई 4-5 ऑर्डर, चारों ऑप्शन ही अलग दे दे तो वो एक अलग बात है।
आयुध सर इज हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, प्लीज उन्हें कॉल कर लीजिए। बेटा मैं कर चुका हूं, मैं बात कर चुका हूं उनसे। आपका इतना वेट थोड़ी करूंगा मैं, पहला मैसेज देख के ही कर लिया। इतनी इंसानियत तो है मुझ में। ये उसका उल्टा रिवर्स पूछ, मैं बता रहा हूं ये उल्टा पूछ रहा है, ठीक है, याद रख लेना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दी है इन्होंने, और अब ये पूछ रहे हैं कि वो किसके बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है जो लोग पहला ऑप्शन सोच रहे हैं ना बेटा, वो तो मत ही करना हो, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोराइड लिख दिया है, वो तो गलत है। वो सोच रहे हो कि जो ऊपर पूछा है उसी को लैंग्वेज बदल के नीचे ऑप्शन में दे दिया है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 17%। मुझे डाउट था ही, मुझे डाउट था ही कि आधों को तो सवाल ही समझ नहीं आता ना, आधों की तो मैं कहता रहा हूं आधे से ज्यादा 53% इसका मतलब ही नहीं समझे। एक सेकंड, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, राइट? है। चलो इस बाद में झगड़ा बाद में करेंगे, पहले ना सुलझाड़ा करते हैं। देख क्या कह रहा है ये कि एक प्रोसेस है जिसमें क्लोरीन के एटम से क्लोराइड आयन बना, उसमें इतनी एनर्जी रिलीज हुई, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये पूछ रहा है क्या? ये डेफिनेशन लिख रहा है और नीचे पूछ रहा होगा कि नाम बता, ऐसा पूछ रहा है क्या? ये किसकी ईए है, ये किसकी ईए है? मैं कोई, मुझे तो इतना बता दो ये क्या है, ये जो है इसे तुम क्या बोलोगे? ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलोगे? क्या ये ईए ऑफ Cl माइनस है? कैसे हो सकती है, वो तो प्रोडक्ट है। क्या ये ईए ऑफ Cl माइनस है? अरे बोलो, क्या ये ईए ऑफ Cl माइनस है क्या? ये क्या है? ये ईए ऑफ Cl है, दिख रहा है ऐसा कोई ऑप्शन ईए ऑफ Cl? वो बेवकूफ है जो ये पूछेगा। तुम क्या समझ रहे हो कि उसने पर्यायवाची पूछा है? कि जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे क्या कहते हैं? अकल्पनीय। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय। सॉरी, पर्यायवाची नहीं, वो वन वर्ड, वन वर्ड, सॉरी, पर्यायवाची गलत बोल दिया था। एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द पूछा है, मतलब वो पूरी लाइन देने के बाद है ना, कि ऐसा वाला पूछा होगा ना, ऐसा ही पूछा होगा, ऐसा ही पूछा है। तुम तो ऐसा ही समझे फिर। अरे भाई वो कह रहा है कि यहां से यहां आए, तो ये तो ईए ऑफ Cl है ना मेरे भाई, तो ईए ऑफ Cl माइनस कैसे हो सकता है? काट उसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई रोल है नहीं, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, इसको भी हटा दे। अब बचता है आयोन। मैंने कहा ना इसका उल्टा प्रोसेस लिख देना भाई। इतना इतना नहीं समझ आया तुमको कि इधर से उधर जाना है, इसका रिवर्स प्रोसेस कर। जब रिवर्स प्रोसेस करेगा तो इसका मतलब है तूने Cl से Cl माइनस बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सर। तो अब तू Cl माइनस से Cl कैसे बनाएगा? यही रिवर्स प्रोसेस है। Cl माइनस से Cl कैसे बनाएगा? सर ऐसे ही बनाऊंगा, उधर जाऊंगा वापस, उधर जाऊंगा ना मैं। मान लो कोटा से मुझे कहीं जाना है ना, कोटा से दिल्ली जाना है, तो ये कोटा से दिल्ली है, तो उल्टा प्रोसेस क्या होगा? दिल्ली से कोटा ही होगा ना, या उल्टा प्रोसेस कुछ और ही हो जाएगा? तो ये दिल्ली से कोटा है, वापिस आना है, तो वापिस वैसे ही आएगा ना बेटा जहां से गया है। अभी Cl माइनस से Cl आ गया, अब इसे क्या बोलेगा? इसमें क्या इलेक्ट्रॉन निकाला है ना, ऑब्वियसली इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी यार, क्लियरली आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, याद रखना। ये और बता देता हूं मैं कि जो प्रोसेस इधर से इधर आने पे होगा, उल्टा प्रोसेस, उल्टा हमेशा उल्टा ही होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। अगर इधर से इधर आने पर एनर्जी रिलीज हुई है, तो उल्टा जाने पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
ये तय बात है। तो इसका मतलब है यहां पे ये प्लस 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब ये प्लस 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसे क्या बोलूं, इस प्रोसेस को क्या बोलूं? क्या है ये प्रोसेस? ये तो ये रहा, इस प्रोसेस को क्या बोलूं बताओ? क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl माइनस है कि नहीं है? तो इसे भी काटना पड़ेगा। Cl की तो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, वो एक डिफरेंट प्रोसेस है कि Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ूं और फिर Cl में से इलेक्ट्रॉन निकालूं, ये दोनों तो अलग बातें हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, बचा एक ही फिर, और यही है उल्टा प्रोसेस पूछ रहा था। इक्वल किसके होगा? मैग्नीट्यूड, और उसमें भी मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो वैसे भी मैच नहीं कर रहे ना बेटा। अरे भाई वो कह रहा है उल्टा क्यों लिया इस सवाल को, तो मुझे तू बाकी ऑप्शन बता देना जो तेरे ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से तू बाकी कौन से ऑप्शन को आंसर बना सकता है। मेरा सवाल यह है कि इस सवाल को पढ़ने के बाद तुम इसमें कौन सा आंसर निकाल सकते हो। तुम मुझे इस एक के अलावा तुम मेरे को हाथ रख के बता दो कि सर यह आंसर हो सकता है। बोलो, ऊपर के तीनों ऑप्शन ए बी एंड सी पे हाथ रख के बता दो, को तीनों में से कोई भी ऐसा हो कि बता दो सर कि हाँ हम ऊपर वाले सवाल के लिए यह आंसर कर सकते हैं। बोलो मुझे, उसने जो ऊपर लिखा है उसका आंसर चौथा ही जाएगा। अब उसमें उसे मैग्नीट्यूड लिखने की भी जरूरत नहीं है, दूसरा यह भी सोचने की जरूरत नहीं कि उल्टा क्यों लिया। अरे तो भाई उल्टा तो लेना ही है, क्योंकि सीधे का मतलब तो Ea ऑफ Cl आ रहा है। अब मैं यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Cl लिख दूं तो फिर ये सवाल कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो फिर वो सवाल कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फिर वहां फंस जाएगा कि हाँ सर ये तो Ea ऑफ Cl ही तो है। अरे पर उसने वो नहीं लिया, उसने नहीं पूछा कि इसे क्या कहेंगे, उसने ये पूछा कि ये किसके बराबर होगा। ऑब्वियसली ये Ea ऑफ Cl के बराबर होगा, लेकिन वो Ea ऑफ Cl ऑप्शन में है क्या? नहीं है। तो फिर ऑप्शन क्या बचता है? उल्टा प्रोसेस देख। और हमने पीछे अभी पढ़ा कि मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका मतलब है ये जिस इक्वल होने की बात कर रहा है फिर वो वही है। समझे? समझ नहीं? बी क्यों नहीं है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl क्यों नहीं? अरे यार किसी एक एलिमेंट की Ea और आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे बराबर होगी? अरे Cl, क्या बोलूं यार मैं, कैसे बोलूं मैं, मतलब तेरे एक थप्पड़ मारूं और तेरे पुचकारूं, दोनों बातें सेम है क्या? Cl है तू, ठीक है, तू क्या है? Cl है, ये Cl है, Cl है, यूं मान ले इसके यहां पे थप्पड़ पड़ी है। अब तू कह रहा है कि ये पुचकारने के बराबर होगी, तू कह रहा है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Cl में इलेक्ट्रॉन ऐड करना और Cl से ही इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे बराबर हो सकता है? हम बराबर इधर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट साइड में जो बन रहा है और जिसको हमने यूज किया है, हम इनके बीच में इक्वल साइन लगा सकते हैं। मुझे तो सीरियसली ऐसा लग रहा है कि यह सवाल नहीं लेके आना था। तेरे थप्पड़ मारना और तेरे को प्यार करना दोनों एक ही बात होती है क्या? भाई थोड़ा लेवल अप करो अपना, मैं बता रहा हूं। तुम फिजिक्स कैसे पढ़ रहे हो, तुमने फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ी है? ये सबसे इजीएस्ट केमिस्ट्री है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। और जिसको डर लग रहा है लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, सबसे इजी पार्ट है केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक। मैं साफ साफ कह रहा हूं आपको, दिक्कत हो जाएगी बेटा अगर ये चीजें नहीं समझ आ रही है तो। भाई अपना लेवल बढ़ाओ, प्राणायाम करो भैया, योगा करो। बहुत खेल लिए गेम मोबाइल में, थोड़ा बाहर भी खेल के आओ, अब दिमाग खत्म हो जाएगा ऐसे तो। छोटी छोटी बातें हैं, नहीं समझ आ रही है। अब मैं क्या तुमको रिलेशन बताऊं, मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा क्या करना। मैंने दो सवाल जहर ही घोल लिया, चलो आसान वाला कर लो भाई, यार गलती हो गई। ये सही कर लोगे क्या तुम? ये सही कर लोगे पक्का? एब्जॉर्प्शन पूछ रहा है, ये बता दूं कहीं एंडोथर्मिक बोलते हैं इसको, आधों को तो यही नहीं पता होगा।
कौन सा प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये कर लो, चलो ये कर लो, ये बता रहा हूं, चलो ठीक है, ये कर लो। हर बार, हर बार मैं हार रहा हूं तुम्हारे आगे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानूंगा, मैं तब भी दूंगा पोल। इतने अच्छे से चीजों को समझाने के बाद भी आप डाउट पूछो तो समझ आता है, आप सिर्फ ये लिख देते हो कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। और क्या लिख रहा था वो बच्चा, कि सी एल की आयोनाइजेशन एनर्जी के क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, तो छोड़ो यार, उससे क्या बोलूं मैं अब उसको। और फिर दया भी आती है कि बच्चे हैं यार, नहीं सिखाएंगे तो क्या होगा, है? कल भी, कल वाली क्लास में एक बच्चा लिख रहा था कि पैसे किस लिए हैं, किस लिए लिए हैं, फिर मतलब वो इस लेवल पे आ गया था कि मतलब मैं थोड़ा सा परेशान था, तो मैंने ये बोला था ना कि मत पढ़ो यार, जाओ, मैं नहीं समझा सकता तुमको। ठीक है, फ्रस्ट्रेट होके हम बोल देते हैं, होने को हमारे मम्मी पापा भी ये बोल देते हैं, है? नहीं सुना कभी गुस्से में कि भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे, बोल देते हैं वो गुस्से में, क्या इसका मतलब वो होता है? तुम तो वहां पे भी ऐसे हो जाते होगे कि क्यों पैदा किया फिर मुझे, बोल देते होगे तुम तो शाम में। तो उस बच्चे ने मेरे को, मैं देख रहा था कमेंट, तो कमेंट में बच्चे ने लिख दिया कि पैसे किस लिए मिल रहे हैं फिर, देख भाई, तेने कितने दिए उतने ले ले तू मेरे से, बस 3 गुना ले ले। अब ठीक है, तेने ज्यादा दे दिए पैसे, अगर तुझे तेरे पैसों की चिंता है, मुझे तेरे पैसों से तेरे सिलेक्शन की चिंता है, बता। और तू मुझे जवाब दे रहा है कि पैसे किस लिए लिए हैं फिर, पढ़ाने के लिए लिए हैं, पढ़ तो सही। अभी भी 85% लोगों ने आंसर सही किया है। हाँ ठीक है, मेरे लिए मतलब ये मैक्स हो गया है, अब मैं ये मान के चल रहा हूँ 11th क्लास में ये मैक्सिमम है कि 85% आएगा, इससे ऊपर नहीं आ सकता। शौर्य उपाध्याय, है ना, और कुसलुम, कुलसुम, कुलसुम 2 बार है, ठीक है। और पुष्कर, मोहम्मद साकिब, मिस्टर जेठालाल भी आए हैं, और दिशीप राणा, हमीद, हामिद मीर, और विकास यादव, सबको बहुत बहुत बधाई भाई, है ना, आप ऐसे ही छाए रहें। और देखो, क्यों, क्योंकि O से O2- है, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं इसमें, 2। ये 2 स्टेप में हुआ होगा, पहले O- बना होगा, फिर O2- बना होगा, यहाँ एक दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक पहला इलेक्ट्रॉन, ये एक्सो आया होगा, लेकिन ये एंडो आया होगा, और ये इतना एंडो आया होगा कि ओवरऑल एंडो हो गया होगा। और बकायदा एग्जाम्पल से समझाया था कि अगर मान लो ये -150 है, ये +800 है, तो ये +650 बनेगा ओवरऑल, सब कुछ बताया था, 2 जगह बताया हुआ है नोट्स में। तो मुझे नहीं लगता इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, सब कुछ करवा रखा है। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, 2p 2s2, s2 2s2, है ना, उसके बाद 2p2, उसके बाद 2p1, सॉरी 2p1 भी है, 2p1, उसके बाद 2p2, और उसके बाद 2p3। बताओ, ये जीरो है मतलब 2s2 ही है, ये जीरो है तो 2s2 हो गया ना। अब तुम बताओ, s2 तो वैसे ही नहीं लेना चाहता, s2 तो वैसे ही नहीं लेना चाहता, p1 p2 p3, p1 p2 p3 में ये हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से ज्यादा आएगा, ये भी बता देता हूं, ठीक है। S1 इसमें दिया नहीं है, तो पेनेट्रेशन का मैटर करता नहीं है, इसका मतलब है कि यहां से तो यही ज्यादा होगा, उसके बाद ये पहले आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा ना ये ऐसा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये S2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, फिर 2p1 हो जाएगा, फिर 2p4, 2p3 हो जाएगा। अच्छा 2p3 है, ओके, तो सॉरी 2p3 है ना, मैं भूल गया था, ये तो नाइट्रोजन है, तो ये तो और पीछे आ जाएगा भाई, ये तो और पीछे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये तो, क्योंकि ये नाइट्रोजन है और ये बेरिलियम है, मैं भूल गया था, सॉरी, है ना, और ये 2p1 और उसके बाद 2p2 हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ ठीक है, इनमें तो रिलेशन सही है, इनमें रिलेशन की कोई दिक्कत नहीं, पर जो मैक्सिमम आएगा, इसने वैसे भी पूछा भी किसका है, हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट फिर बी आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। P3 इज बेसिकली नाइट्रोजन, आप चाहो तो इनके एलिमेंट्स लिख लो ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, आप बेरिलियम लिख दो,
आप कार्बन लिख दो, उसके बाद आप नाइट्रोजन लिख दो, और उसके बाद आप बोरोन लिख दो। कर लो अरेंज, अब करवा रखा है मैंने पूरा सेकंड पीरियड, कर लो अरेंज। ये बेरिलियम है, ये उसके बाद नाइट्रोजन है, ये उसके बाद बोरोन है, और उसके बाद नाइट्रोजन है, जाके देख लो। सी क्यों नहीं है? अरे सी तो नाइट्रोजन है भाई, वो किसकी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो नेगेटिव होती है, मतलब एंडोथर्मिक एडिशन होता है, उसे नाइट्रोजन क्यों करेंगे बेटा? नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन P3 नाइट्रोजन है। और ये 3p3 होता तो मैं फिर भी एक बार के लिए इधर को ही आगे पीछे करता, ये तो 2p3 है, 2p3 तो नाइट्रोजन होता है ना बेटा। और नाइट्रोजन तो बर्बाद केस में से है, बेरिलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन इनर्ट गैस, बेरिलियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन इनर्ट गैस, ये बर्बाद केस है, जिसमें से बेरिलियम वो रहा, नाइट्रोजन ये रहा, तो ये दो तो आंसर हो नहीं सकते, क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा है कि किसकी नीयत सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खाने की, तो ये दो तो नहीं हो सकते। अब बचे कार्बन और बोरोन, कार्बन बोरोन में कौन ज्यादा होता है? ऑब्वियसली कौन ज्यादा होगा? यहां कार्बन नहीं लिखा क्या मैंने कहीं पे? मैंने कुछ गड़बड़ किया है? मैंने क्या गड़बड़ किया है भाई? अच्छा ओके सॉरी, सी आएगा यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ मैं कार्बन कहाँ चला गया, मैं कार्बन वहां लिखा, इधर नहीं लिखा। हाँ हाँ कर दिया, सही कर दिया। कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए, नहीं करूंगा, लेक्चर में करवा रखा है, ठीक है? कल का लेक्चर देख ले, उसमें करवा रखा है बेटा, ठीक है? हाँ जा। और वो रिलेशन पढ़ा दूं, रिलेशन बिटवीन ई एंड आई ई पढ़ा दूं अगर इच्छा है तो, बताओ। छोड़, चल पढ़ ले यार। बता दूं, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे बनने को तो बहुत कुछ रिलेशंस बन सकते हैं, बट अगर हमें एक प्रोसेस समझ आ जाए, तो रिलेशन बिटवीन ईए ऑफ न्यूट्रल, है ना, हम न्यूट्रल की बात करते हैं, तो मैं यहां पे जो लिख रहा हूं वो ऐसे मैं लिख रहा हूं कि ईए ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट या न्यूट्रल एटम का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आईई ऑफ एनायन ऑफ दैट एटम के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहां फ्लोरीन लिया, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये F- बन गया। बताओ प्रोसेस कैसे लिख दूं, क्या प्रोसेस लिखूं? एक्सो लिख दूं क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन नहीं है, ये बेरिलियम नहीं है, ये मैग्नीशियम नहीं है, ये इनर्ट गैस नहीं है, तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो सर एक्सोथर्मिक एडिशन ही होगा, हमें पता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन नहीं है, ये बेरिलियम नहीं है, ये मैग्नीशियम नहीं है, और ये इनर्ट गैस नहीं है। तो ठीक है सर, ये हमें समझ आया। कुछ भी एनर्जी निकली इसकी, मान लो कल हमने देखा था, आई थिंक -329 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -329 फ्लोरीन का था कुछ। किसी के पास NCERT? मेरे पास ही हो सकती। क्या कल का लेक्चर में देख के बताना F- की एनर्जी कितनी दी हुई है, अगर लिखना ही है तो एग्जैक्ट ही लिखते हैं ना फिर। -329, -300 समथिंग था, देखना एक बार, देखना देखना। कल के लेक्चर में एक टेबल डाल रखी थी, वैल्यू याद नहीं करनी थी, ऑर्डर याद करना था। देखना देखना देखना, -328, हाँ मेरा को 29 ध्यान रह गया, -328, हाँ 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 ठीक है, -328, यस। तो इसका मतलब है ये एक्सो है, तो -328 हो गया, डेल्टा H इजी, ठीक है, ये लो। अब मैं, मेरा सवाल ये है कि इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा, बता सकते हो? इसका उल्टा प्रोसेस होगा कि इसमें वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करें। अरे यही F- में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, यूं मान के चलो, इसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, इसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ये F- ही है
सॉरी इस माइनस में एफ माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है, तो ये एफ बन गया प्लस इलेक्ट्रॉन। प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या इसे हम ये बोलेंगे? यस। क्या मैं इसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दूं? यस। किसकी? इसकी। ये दो आपस में हैं। मैंने फ्लोरीन में ऐड किया है, फिर मैंने फ्लोरीन से नहीं निकाला, जिसमें ऐड किया था उसी को निकाला। मतलब बेसिकली बेसिकली क्या बोला मैंने कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो, मतलब एक तरह से रिवर्स प्रोसेस ही किया है मैंने, और कुछ नहीं है। तो ये देखो, ये एंडो हो जाएगा क्योंकि वो एक्सो था, जो वो होगा उसका उल्टा ये होगा, ये याद रखना। तो यहां पे कितना लिख दूं? क्या +380 लिख दूं क्या मैं इसको? ऐसे ऐसा लिख दूं क्या? +380 ऐसा लिख दूं? तो कुल मिला के अगर हम वैल्यूज पे ना जाएं, क्योंकि वैल्यूज आपको याद, आप जब भी नोट्स पढ़ोगे आप वैल्यूज याद करोगे, वैल्यूज छोड़ो, रहने दो, है ना, मुझे फंसाना नहीं है आपको फालतू में, है ना। वैल्यूज याद नहीं करवानी ना, लेकिन मुझे इतना पता है नोट्स में वैल्यू काट दो, काट दो। नोट्स में वैल्यू होगी, तुम वैल्यू याद करोगे और तुम बोलोगे यार है वैल्यू बेस्ड है, नहीं है। ये एक्सो है तो ये एंडो है। एक्स जो भी एक्स मतलब जो भी आया होगा ये पॉजिटिव है, एनर्जी इसमें रिलीज हुई है, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो मैं इसका रिलेशन क्या लिख सकता हूं बताओ? ईए ऑफ न्यूट्रल, ये ईए ऑफ न्यूट्रल है, मतलब किसी भी एलिमेंट का जो ईए होता है न्यूट्रल का, वो फ्लोरीन का जो मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे क्या आएगा? आईई ऑफ, क्या लिख दूं? क्या लिखूं? आईई ऑफ, आईई ऑफ, देखो जो लोग यहाँ स्पैम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, या तो वो किसी दिन पढ़ेंगे, और अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो चिंता मत करो, झाड़ू पोछा भी करना पड़ता है हॉस्पिटल में। सारे लोग सर्जन और फिजिशियन और बन जाएंगे, सब डॉक्टर नहीं होते हैं। स्टाफ ये भी होंगे उस हॉस्पिटल के, ऐसी बात नहीं है। तुम भी स्टाफ होगे, लेकिन तुम भी हॉस्पिटल में काम करोगे एक दिन, ऐसी बात नहीं। मोटिवेटेड रहो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, खूब मोटिवेटेड रहो, क्योंकि हॉस्पिटल में और स्टाफ भी होता है, बहुत स्टाफ होता है हॉस्पिटल में। सारी चीजों में तुम भी बोल सकोगे कि हम हॉस्पिटल जाते हैं रोज। निकलना अपने मोहल्ले में से झूठा एप्रोन पहन के और स्टेथोस्कोप ले आना किसी से मांग के, और बोल लेना कि निकल जाऊंगा मैं तो। अपने घर से निकलना रोज, सब देखेंगे क्या जाता है, हॉस्पिटल जाता है। कर लेना अपना काम, क्योंकि तुम अपने लिए सच्चे नहीं हो ना, तुम तो झूठे हो, तुम तो पढ़ना नहीं चाहते, तुम तो अपने माँ बाप से झूठ बोल रहे हो। जब माँ बाप से ही झूठ बोल रहे हो यहाँ पे आज की तारीख में, तो जमाने से झूठ बोलने में क्या जाता है? तब भी झूठ बोल देना कि अप्रोन पहन के चले जाना, कोई पूछे कहाँ जाता है, हॉस्पिटल जाता हूँ, ये नहीं बताना है कि क्यों जाता हूँ। तुम तो अभी भी झूठ बोल रहे हो, खुद से, मम्मी पापा से, अपने सपने से, सबसे सबसे झूठ बोल रहे हो बेटा तुम। ये करके तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो, और तुम बहुत अच्छे हो जाओगे एक दिन इस चीज में, इतना झूठ बोलोगे कि मैं बता रहा हूं, तुम तो नकली डॉक्टर बन के भी, जैसे अभी नकली स्टूडेंट बन के बैठे हो, नकली डॉक्टर बन के हॉस्पिटल चले जाना, कोई नहीं रोकेगा, है ना। ऐसे कर लेना बेटा, बढ़िया है वो। तुम तो जलील भी नहीं होते, तुम्हें इतना जलील करता हूं, तुम तो जलील भी नहीं होते भाई। तुम कतई बेशरम हो रखे हो। चलो, ये सब बातें जाके कहीं ड्रॉपर बैच में सुनोगे, इससे अच्छा मैं सोचता हूँ 11वीं में ही मैं बुरा सही, लेकिन मेरा बुरा होकर तुम्हारा अच्छा हो जाए, भाई मेरा बेड़ा पार है। आज के लिए मैं तुम्हें बुरा लग रहा हूँ, लेकिन कभी तो अच्छा लगूंगा। चलो, फिर एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ बेटा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। हमारे सामने जो एक चीज आती है, पहले तो एक बात बताओ, मैक्सिमम ईए किसकी होती है? मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल, ऐसे ही मुझे याद आ गया कि ऐसी चीजें अच्छी लगती तुम्हें। मैक्सिमम ईए इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन। यहीं पे मेरे को याद आया था कि कल मैंने ये तो बता दिया था, मैक्सिमम आयोनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल वो होती बेटा हीलियम की। हीलियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसी की नहीं होती, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज्यादा किसी की नहीं होती।
क्लोरीन की एफिनिटी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो है -349, राइट। हाँ, -349 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर कितना है? -349। और एक एलिमेंट होता है सीजियम, एक एलिमेंट क्या होता है बेटा? सीजियम। उस सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है +374। तो ये एक ऑब्जर्वेशन निकला कि यार पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है ना, मेरी बात सुनना, एक ऐसे ही बता रहा हूं, कहीं कोने में नोट कर लेना, मेरे मन में आया कि ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बता के देखता हूं, मैंने ऑब्जर्व करी तो मैंने सोचा तुम्हें भी करवाता हूं। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट मानी जाती है, ठीक है। अब इस सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 374 प्लस में, ऑब्वियसली आयोनाइजेशन एनर्जी है तो प्लस में ही होगी। ऐसे ही जस्ट एक आपका ध्यान भटकाना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं अपनी अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को जो बात याद आई मैं बता रहा हूं। वैसे भी अभी नई प्रॉपर्टी स्टार्ट करी नहीं है, क्वेश्चंस करवाएं। सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट है, काम की बात बता रहा हूं, काम की मैंने ऑब्जर्व करी, सिर्फ मैंने ऑब्जर्व करी है। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, जो ये मिनिमम है। और पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे पीरियोडिक टेबल में जो क्लोरीन की ईए है, पीरियोडिक टेबल में ईए जो है, ईए ऑफ क्लोरीन है वो है -349। क्या सीखोगे इससे तुम, मुझे तो इतना बता दो, क्या सीखोगे इससे? कुछ सीख सकते हो क्या? इससे कुछ सीख सकते हो क्या? इससे थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने बहुत ऊपर लेवल की बात कर दी है, मैं जानता हूं, अभी मिटा भी दूंगा मैं तुम्हारे काम की चीज, तुम्हें लगे काम की है तो सीखना, वरना लिखने का तो कुछ है नहीं इसमें। जस्ट मैंने एक ऑब्जर्व किया, मैंने कहा जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है वो भी 374 लेके बैठा है, 374। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा है वो 349 ही लेके बैठा है। अगर आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी देखो ना तो भी ये सबसे कम है, यानी कि जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले से कम ही है। यानी ये बोलने में तो मैं 1% संकोच नहीं करूंगा कि किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा ही होगी, क्योंकि मैंने उस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी देख ली जो सबसे मिनिमम है। अगर किलो जूल में देखें तो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं कह रहा हूं मैं, ये किलो जूल में बात चल रही है। मतलब जो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा ही है, आप देखो। तो इसका मतलब मैं तो ये बोल सकता हूं कि इनका सबसे पीछे रहने वाला आदमी भी इनके सबसे आगे रहने वाले आदमी से आगे है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हर किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा ही होती है? मतलब ये चीज आपको कभी ऐसा ऑर्डर दे देना कि कोई एलिमेंट कंपेयर करवा ले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूट्रल, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सा, ये मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ अरे भाई, एफिनिटी तो टेंडेंसी थी, अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख दे यार। भावनाओं को समझना भाई, भावनाओं को समझना। 2 दिन हो गए भावनाओं को नहीं समझ रहा है, और जहां नहीं समझना होता है वहां पे 2 इशारों में समझ जाता है तू। यहां 2 दिन से मैं यही चीज पढ़ा रहा हूं, भावनाओं को समझ, लेकिन तू है कि बस भावना को समझना चाहता है। मैं कह रहा हूं भावनाओं को समझ, कह रहे नहीं सर हम एक से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। वो भावना तो तुम 2 इशारों में समझ जाते हो, 2 इशारों में, कोई मतलब ही नहीं है, है? उसमें तुम तुरंत समझ जाते हो। यहां मैं 2 दिन से बढ़ा रहा हूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑब्वियसली यार मैंने एनर्जी लिख दिया, वो इन जनरल ये लिख देते हैं। मैंने कहा भी था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड इज मोर कॉमन, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखने के बाद एनर्जी का कंसिडरेशन किया गया है तो समझ जाना वो लिख दिया उसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बाकी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही है। अगर उसने वैल्यू लिख दी तो फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है।
एक कह रहा है भावना मेरी बेस्टी है। हाँ तो ठीक है बेटा, बेस्टी ही रखना उसे, ठीक है, भावनाओं में मत बह जाना, भावना में बह जाए कहीं तो। ले, चलो ठीक है, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, मुझे ऐसे ही लगा था, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कभी सवाल नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, तो ये दो चीजें तो मैंने करवा ली हैं, ये तो ऐसे ही नॉर्मली मैंने बता दिया था कि मैंने कल क्लोरीन के लिए लिखा था, तो मुझे याद आया आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी मैक्सिमम है। आप लोग 9-10 से आए हो तो साइंस क्विज में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सबसे ज्यादा ये किसका होता है, सबसे कम किसका होता है। ये आपको आज भी उस ट्रेंड पे चलते हो तुम, मैक्सिमम इसका होता है, मिनिमम इसकी होती है, ऐसे मजा आता तुमको साइंस की रोचक जानकारियों के लिए। चलो आगे चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बात करेंगे, ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आते ही दिमाग में पॉजिटिविटी आ जाती है। अरे कैसे, बताता हूं। अब तक हम एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे कि भैया इसमें से निकाल के इसे A+ बनाएंगे। फिर हम, हो सकता हो दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल रहे थे, हम उसे ये बना रहे थे। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी या आयोनाइजेशन एनर्जी थी। हम जो कर रहे थे वो एटम के साथ कर रहे थे। हम जो कर रहे थे वो किसके साथ कर रहे थे बेटा, एटम के साथ कर रहे थे। अब जो प्रॉपर्टी आई है, अभी लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, सुन लो चुपचाप, लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, अभी नहीं लिखना है, ये कुछ नहीं लिखना है। अब जो प्रॉपर्टी आई है वो ऐसे आई है कि एक एटम है, बोले हाँ ठीक है, और वो जुड़ा हुआ है दूसरे एटम से बॉन्ड बना के। कैसे, बॉन्ड बना के। बॉन्ड एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दो एटम अपने बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इसे बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड होता है एक, जो किससे बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, इसकी चिंता मत करो, अभी सिर्फ नाम सुन लो। एक बॉन्ड होता है कोवैलेंट, जहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अब शेयरिंग होने का मतलब है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां पे उसे ही बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअली बॉन्ड का मतलब ही यही होता है, जब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाए उसे ही बॉन्ड कहते हैं। वापस सुनो, बॉन्ड की एक बहुत ही तगड़ी एमडीजे वाली डेफिनेशन बता रहा हूं। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाएं उसे बॉन्ड कहते हैं। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाए उसे 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 क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। ये दो एटम, इनके दो न्यूक्लियस, ये दो एटम, इनके दो न्यूक्लियस। अब मुझे बताओ, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस क्या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है? यस सर। ये प्लस प्लस क्यों पास आएंगे? क्या रीजन है प्लस प्लस के पास आने का? नहीं है सर, नहीं आ सकते। ये भी गाय है, ये भी गाय है, दो गायें कब पास आएगी? जब आप बीच में चारा डालोगे। बीच में क्या डालोगे बेटा? चारा डालोगे। आप बीच में, एक गाय इधर खड़ी है, एक गाय इधर खड़ी है, गायें दूर दूर हैं, आप बीच में चारा डालिए, वो हरी घास आप डालिए, दोनों गायें ऐसे आएंगी। जितनी ज्यादा घास डालोगे उतनी ज्यादा जल्दी आएंगी। 1 2 3 का डाला, नहीं दिखा, फिर एकदम से भर के इतना डाल दिया, तुरंत आ गई लो। इसका मतलब है जितना ज्यादा बीच में पास आने की वजह होगी। अब प्लस और प्लस के पास आने की वजह एक ही हो सकती है। प्लस और प्लस के पास आने की वजह एक ही हो सकती है कि तुम यहां बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओ, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाओ। जब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब वही इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बहुत हायर लेवल पे ले जाके बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ा दी है, जो आज की सबसे लेटेस्ट थियरी पे अप्लाई होती है, उसको मैं मजाक मजाक में सिखा दूंगा। यही एमडीजे है। जो लेटेस्ट थियरी है ना, लेटेस्ट, वो ये बोलती है कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना बॉन्ड बन जाना होता है। मैं आपको मजाक मजाक में बोल रहा हूं, जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाएं उसे बॉन्ड कहते हैं। जब यहां पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये दोनों न्यूक्लियस जो हैं वो पास आएंगे और इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घटेगी। इनकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगी? घटेगी। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम आगे जाके बॉन्ड लेंथ कहते हैं। इसका मतलब हुआ जब जब बीच में इलेक्ट्रॉन हो ये पास आ गए, आओ बॉन्ड बनाए। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। पास आना इज अट्रैक्शन। तो ये पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन ही तो हो रहा है बेटा। याद रखना, दो न्यूक्लियस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन फंसता है तो बॉन्ड बनता है ना? तो बॉन्ड बनता है। सर जितने इलेक्ट्रॉन
उतने ज्यादा पास, बिल्कुल। वो आप ऐसे लिखते हो ना कि ए और बी के बीच में एक बॉन्ड, ए और बी के बीच में दो बॉन्ड, ए और बी के बीच में तीन बॉन्ड, लिखते हो लिखते हो लिखते हो। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल और वेव, ये तो वेव नेचर का गेम है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना, तो ये डेंसिटी पे जब बात होती है ना, तो यहाँ नंबर पे बात नहीं होती की, लेकिन जब यहाँ बॉन्ड में देखते हो तो हम कंसिडर करते हैं दो इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलते हैं कि ये ज्यादा पास है। हाँ, तो यहाँ छह इलेक्ट्रॉन है ना, पास आने की वजह भी तो ज्यादा है। तो मेरा कहने का मतलब है, हम ये सब बॉन्डिंग में, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि हम बॉन्डिंग को कितना आसान तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और खास तौर से जब कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शेयरिंग में जाते हैं। अब शेयरिंग का मतलब क्या है, सब कुछ बराबर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब इसमें यहां पे दिक्कत आती है, और वो दिक्कत क्या है कि इन दोनों को बराबर तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद है। किसी की आदत है कि भैया जो बात बोल दी, ऐसा होता ना कि किसी को आदत होती ना कि बुरी नजर से देखने की। अब इसमें से किसी की अगर नीयत खराब है, और नीयत खराब कब होगी, जब उसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा पसंद होगा। तो बात हुई थी कि हम दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन रखेंगे, शेयर करेंगे, तो इन्होंने शेयरिंग करी, बीच में इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन बीच में रखा है, ऐसे रखा है, मान लीजिए बीच में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ऐसे रखे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इनमें से जिसकी नीयत खराब, वो क्या करेगा बेटा, वो अपनी तरफ, लेट सपोज मान लो ए की नीयत खराब, क्या, ए की नीयत खराब, तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसे पसंद ही नहीं है ना, मतलब इसे वो पसंद नहीं है ना कि सब कुछ बराबर कैसे है ना, वो आदत से मजबूर है, इसे इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा पसंद है, नीयत खराब है तो इसका थोड़ी नजर खराब रहेगी बेटा, नजर खराब है तो ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसे बराबरी नहीं रखनी। और जब बराबरी नहीं रखनी है तो ये क्या करेगा कि जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, माइनस चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज भी तो महसूस करेगा, तो जब अपनी तरफ खींचता है तो बोलता है कि मेरे पे थोड़ा थोड़ा माइनस चार्ज आ गया, दिखता है वो उसके चेहरे पे। जिसकी नजर खराब होती है वो चेहरे पे दिखता है कि इसकी नजर खराब है, आंखें नहीं ठहर रही इसकी, तो इसका मतलब है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैंने पार्शियल लगाया है बेटा, पार्शियल, पूरी तरह से इसलिए नहीं लगाया कि वो लेके नहीं भागा है, वो बस, समझ रहा है, हाँ, वो बस बस खाली मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, बट थोड़ा ज्यादा है हमें, वो वाली बात है। पूरी तरह से लेके नहीं बोला, उसने नहीं कहा कि मतलब हम हमारे बीच में कुछ है, हाँ मतलब समझ गए ना मेरी बात को। तो ये क्या कर रहा है कि मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, तो चार्ज पार्शियल आएगा, पूरा नहीं आएगा, लेकिन नहीं भाग गया वो, इसको पूरा आ जाएगा, तो भी मैं बताऊंगा कब आ जाएगा, कि जब ये पूरी तरह से लेके भाग जाएगा, तो बताओ ये कैसा हो जाएगा, ए प्लस, सॉरी, ये पूरी तरह से लेके भाग जाए माइनस, और ये बेचारा क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे केस में तो वो बॉन्ड ही आयनिक हो जाएगा, प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड होता है वो तो आयनिक हो गया। अगर ये पूरी तरह से अपनी तरफ खींच ही लेगा तो वो तो ट्रांसफर ही हो गया ना फिर इलेक्ट्रॉन का, वो बी का इलेक्ट्रॉन भी लेके भाग जाए। शर्त क्या है, शेयरिंग हुई है, शेयरिंग का मतलब ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये ए क्या कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा रखता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा रखता है। अब ये दोनों को लेके ही भाग जाए तो इस पे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका एक कम हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो वो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना फिर, एंड द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड होता है। तो हम अभी ये चर्चा भी करेंगे कि ऐसी कंडीशन कब आ सकती है, क्या चीज है जो ये डिसाइड करती है कि यहां पे पार्शियल रहेगा या कंप्लीट आएगा। एक चीज है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो जो टेंडेंसी इसकी है ए की, जो इसे मजबूर कर रही है इलेक्ट्रॉन को खींचने पे, उसी टेंडेंसी का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर उधर गया है तो इधर कमी भी महसूस करवाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर उधर गया है तो इधर कमी भी महसूस करवाएगा, यानी इधर जितना माइनस आया बेटा इधर उतना प्लस भी तो आएगा। केमिस्ट्री की भाषा में
इन चार्जेस को आना, इन चार्जेस का आ जाना कहलाता है पोलैरिटी डेवलप हो जाना। क्या बोला जाता है इसे? पोलर बॉन्ड बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है बेटा? पोलर बॉन्ड। वापिस बोलो, क्या बोला जाता है इसे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्यों आया? क्योंकि ईएन ऑफ ए, जो ए की ईएन है वो ज्यादा है बी की ईएन से। यानी कि ये पहलवान अगर ज्यादा तगड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। रस्सा कस्सी का खेल है बेटा, ये सारा का सारा गेम किसका है? रस्सा कस्सी का गेम है कि किधर की तरफ जीतेगा। हो सकता हो पूरी तरफ खींच ही ले तो जीत ही जाएगा, वो तो फिर आयनिक ही हो गया। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, आयनिक बॉन्ड जैसे Na+ और Cl-, ये कंप्लीट पोलर बॉन्ड होते हैं। ये तो पोलर होते ही हैं। जहां तुमको दो पोल नजर आए, पोल केमिस्ट्री में पोल का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में पोल का मतलब ये नहीं होता और पोल का मतलब वो भी नहीं होता। केमिस्ट्री में पोल का मतलब होता है दो हिस्से, है ना। ऑब्वियसली पोल का एक ही मतलब होता है दो सिरे, दो सिरे, दो कॉर्नर। सिरे बोलते हैं ना, सिरे, सिरे मतलब हाँ सिरे। अब दो सिरे जिन पे डिफरेंट चार्ज हो, जिन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिफरेंट हो, उसे कहा जाता है पोलर। उसे क्या बोला जाता है बेटा? पोलर। पोलर का रियल लाइफ में मतलब होता है बायस्ड। पोलर में हम लोग बोलते हैं ना कि ये बायस्ड डिसीजन है सर, ये मतलब फेवर लेने वाली बात हो गई सर। पक्षपात। एक जैसा जब चीज नहीं होती है तो हम उसे बोलते हैं ना पक्षपात। कहते हैं कि जब जज जो है वो गलत डिसीजन सुना है, किसी के फेवर में सुना है, आपको लगे कि बायस्ड है यार ये तो चीजों को लेके। जब इंसान चीजों को लेके पोलर होता है तो हम उसे बायस्ड बोलते हैं। यानी वो एक ही एक चीज सोचता रहता है, अपनी एक सोच डेवलप करता है। तो इसका मतलब है वो चीजों को बराबर नजर से नहीं देखता। तो बोलते हैं हम लाइफ में, तो जहां कहीं पे भी चीजें बराबर नहीं होती वहां पे एक टर्म क्रिएट होती है, पोलैरिटी। क्या टर्म क्रिएट होती है बेटा? पोलैरिटी, बायस्ड, चीजें एक जैसी नहीं होना। तो केमिस्ट्री में क्या होगा? थिंकिंग तो है नहीं, थॉट है नहीं। केमिस्ट्री में क्या होगा? इंसान भी नहीं है, एलिमेंट्स हैं। क्या चीजें बराबर नहीं होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्जेस। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर कहां रही मुझे बताओ? अगर वो अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर नहीं रही ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बराबर नहीं तो क्या इसमें पोलैरिटी डेवलप हो गई? क्या इस बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई? क्या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच है? नहीं सर। तो इसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया और उस डिस्टरबेंस की वजह से जितना जितना चार्ज आ सकता है वो चार्ज आ गया। इस चार्ज का आना कहलाता है पोलैरिटी आ जाना। इस चार्ज का आना कहलाता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का आ जाना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर प्लस और माइनस ही हो जाए तो हम उसे आयनिक बोलते ही हैं। अब मैं मानता हूं कि ये पूरी तरह से प्लस माइनस नहीं हुए, लेकिन वैसे वैसे तो हो गए। अरे नियत तो वही है। अरे आधा अधूरा ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, ऊपर ऊपर से। ये कैसे हो गए बेटा? ऐसे वाला, आधा अधूरा। तो ये पोलर है। ये क्या हो गया बेटा? पोलर हो गए। क्यों? क्योंकि ये पोलैरिटी आ चुकी है। उतना नहीं हुए हैं, वो तो कंप्लीट है, वो तो मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनमें भी कुछ ऐसा ऐसा हमें दिखने लगा, थोड़ा आधा आधा दिखने लगा। ऐसा लगने लगा कि हाँ यार प्लस माइनस हो रहा है। ऐसा दिखने लगा कि प्लस माइनस हो रहा है। ऐसा होता है ना कि तो चीजें। चलो, मजा आ गया। मैं अपनी तारीफ जनरली कर ही देता हूं, इसलिए ऐसे तुमने क्या सोचा मैं ये बोलूंगा? अब मैं अपनी तारीफ जनरली नहीं करता। नहीं नहीं, मैं तो करता हूं भाई, मैं तो करता हूं। जमाना ही यही है। आज की तारीख में कौन खुद की तारीफ नहीं कर रहा है? वो जमाना चला गया। दिस इज कलयुग। कलयुग का मतलब है आप नहीं बेचोगे खुद को तो आप बिकोगे ही नहीं। आप सोशल मीडिया उठा के ले लीजिए, गाना गाने वाला अपना गाना बेच रहा है, नाचने वाला अपना डांस बेच रहा है, चुटकुले सुनाने वाला अपने चुटकुले से बेच रहा है, और तो और लोगों की मदद करने वाला रील बना के मदद भी बेच रहा है कि आज मैंने सुबह गरीबों की मदद करी।
जीवों को खाना खिलाने वाला, वो भी रील बना के ये बता रहा है कि आज मैंने जंगल में जाके जीवों को केले खिला दिए, वो भी बेच रहा है। तो आज की तारीख में क्या नहीं बिक रहा है? सब बिक रहा है। इंसान खुद को बेच रहा है, अपने आप को बेच रहा है, अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। क्योंकि ऐसे इंसान तो दुनिया में अब बचे ही नहीं। जब पूरी दुनिया में ईर्ष्या और जलन बची है, तो एक दूसरे तो कोई तारीफ करेंगे नहीं ना। आपको अपनी तारीफ करने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। आपको अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो जमाना ही नहीं बचा अब। वो तो सतयुग था, ये तो कलयुग है। कलयुग में एक दूसरे की तारीफ नहीं करता कोई। मुंह पे कर सकता है, पीछे से नहीं करता, और मानता तो बिल्कुल नहीं है। तो खुद ही करनी पड़ती है ना। देखा आपने, टीचर्स भी अपने आप को कितना बेच रहे हैं कि ये लो भैया, रील काट लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। पूरा जमाना ही ये बेचने का चल रहा है। सेल्फ प्रमोशन ऑन पीक। पहले तो मुझे भी लगता था कि खैर, हालांकि मेरे को तो आप देखोगे तो कंसिडरेबल, कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। मैं मतलब आप इग्नोर कर सकते हो, इतना करता हूं मैं तो। लेकिन आप कहीं तो देखोगे इतना ज्यादा सेल्फ प्रमोशन चल रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना बेटा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? क्यों? क्योंकि सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। क्या? सोशल मीडिया। दिखाओ जितना अच्छा दिख सकते हो, दिखाओ जितना अच्छा दिख सकते हो। अलग लड़ाई चल रही वहां पे। तो मैं भी अपनी तारीफ कर देता हूं कि कंटेंट एक बार को लोग चुरा भी लेंगे, कोई बात नहीं। एक्सप्लेनेशन कहां से लाओगे? ये जो मैंने अभी आपको जिस तरह से एक्सप्लेन किया, आप मुझसे 1 घंटे बाद यही फिर से सुनोगे। मेरे पास दूसरा एग्जाम्पल होगा। आप उससे अगले घंटे में मेरे से इस चीज को वापस सुनोगे, कुछ और एग्जाम्पल होगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल्स याद नहीं करता। मैं एग्जाम्पल्स खड़े खड़े क्रिएट कर देता हूं। उसके लिए चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। तो वो मैं, मेरा मेरा है ऐसा। तुम यहां तुम्हारे में अलग है, लक्ष्य बैच में अलग आएगा, यकीन में कुछ अलग निकलेगा। फिर यकीन 2.0 में कुछ अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा, 3.0 में कुछ और एग्जाम्पल ले लूंगा। मेरा ऐसा एक बस सीधी बात है। पीछे लिखी हुई चीज सेम हो सकती है, एक्सप्लेनेशन सेम नहीं मिलेगा। और हाँ, मुझे घमंड है इस चीज पे, प्राउड है। क्यों? क्योंकि टीचिंग चलती ही एक्सप्लेनेशन से। कंटेंट तो कहीं पे भी है, किताबों में पढ़ा है, ले लो, ले लो फिर। किताबों में पढ़ा वो तो एक्सप्लेनेशन। ठीक है। वो भी कब? जब सामने वाले को कैसे समझ आ रहा है वैसे समझा दो, तो फिर मजा ही मजा। तो ये तो मिल जाएंगे तुमको, मिल जाएंगे, ये सब चीजें तो मिल ही जाएगी। और उसमें मैं गलत मानता भी नहीं कि बढ़िया है ये चीज। हमने भी तो कहीं से बनाए ही होंगे नोट्स, हमने भी कहीं से लिए होंगे, हमारे भी कोई नोट्स ले लेगा। नॉर्मल है। एक्सप्लेनेशन अंदर से आता है। आज आओ, फिर आओ। सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ प्रमोशन जरूरी है, जरूरी है। मैं सोशल मीडिया पे तो इतनी रील्स नहीं आती मेरी, थोड़ा अंडररेटेड टाइप का टीचर हूँ। बट ठीक है, मेरे को बैच में टॉप रेटेड रहना अच्छा लगता है। भगवान की दया से आप लोग समझ जाते हो। तो ठीक है, मैं पूरे साल वेट करता हूँ रिजल्ट का, क्योंकि मुझे वही दिन होता है जब बच्चा बोल देता है आके कि सर, बढ़िया लगा सर आपसे पढ़ के। मुझे तो इंतजार एक दिन का रहता है। हर दिन तो मैं कोशिश कम ही करता हूँ। पर हाँ, मैंने सोचा कर ही लें तारीफ। मौसम है, माहौल है ना। आंख बंद करके खींच देते हैं एक दो तारीफ। भैया, हम तो कहते हैं आंख बंद करके खींच दीजिए एक दो बेल्ट। भैया, नहीं खाइएगा। ले चल। तो अब हम चीजें पढ़ रहे हैं, और यहां से आप चीज नोट करना शुरू करो, और एक एक चीज समझाऊंगा। चलो आज लिखो बेटा, इसको लिख लो।
लिख लो, फिर चीजें क्लियर करता हूं मैं। अच्छा, इसकी एक ये वाली तो डेफिनेशन है हाई फाई, वो मतलब एनसीईआरटी की लैंग्वेज वाली। अपन सिंपल वाली लिख दें, अपनी वाली लिख दें। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही इरेन है। इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ई एन। इसे का शॉर्ट नेम क्या होता है? ई एन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये किसी एक ये किसी एक एलिमेंट की बात नहीं है। क्या ये आइसोलेटेड प्रॉपर्टी है? आइसोलेटेड गैसियस एटम की प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं कि डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है ना, बॉन्ड बनने के बाद की टेंडेंसी देखी जाती है, बॉन्ड में से कैलकुलेट होती है ये। आज मैं अगर बोलूं कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है, तो ये चीज मैं क्यों बोल पा रहा हूं कि उस एटम का किसी बॉन्ड में नेचर देख के मैंने ये चीज बोली होगी। कहां से कैलकुलेट किया होगा? कि किसी बॉन्ड में देखा होगा कि ये कितना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बस। ऐसे आपको वैल्यूज मिलेगी अभी कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है। तो आप मुझसे वहां पे पूछोगे कि सर आपने तो कहा था ये एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप ये एटम की वैल्यूज क्यों बता रहे हो? एटम की उस प्रॉपर्टी को कहां से कैलकुलेट किया गया? जब उस एटम ने बॉन्ड बनाया, उस एटम के बॉन्ड्स देखे गए, उस एटम के कंपाउंड्स देखे गए, उस एटम के मॉलिक्यूल्स देखे गए, डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड देखे गए, और वहां से कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यू निकाली गई। तो आपने चीज निकाली कहां से है? जब वो बॉन्ड बना रहा था तब। इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी किसकी हुई? कहां हुई? आइसोलेटेड एटम की हुई क्या? नहीं। आपने उस एटम से थोड़ी पूछा कि तेरी ईएन कितनी है, आपने तो देखा कि वो बॉन्ड जब बना रहा है तो कितना खींच रहा है, वहां से चीज कैलकुलेट करके आपने एक वैल्यू डिसाइड करी। और वो वैल्यूज हम अभी आगे देखेंगे, और उसमें मैं मार्क कर दूंगा किस किस की वैल्यूज आपको याद करनी है, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं डज नॉट डिपेंड? हाँ, लो लिख लो भाई। लिख लो लिख लो, फिर तो फिर वो वहां लिख ही लेते ना, मैं लिख रहा हूं तो तुम मुझे लिखने नहीं देते हो। डज नॉट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव क्वांटिटी क्यों बोला मैंने इसे? क्योंकि सुनो, इधर ये एक आदमी है जो कि रस्सी खींच रहा है इससे, इस आदमी से। ठीक है, अब यह आदमी, अगर चलो ये बोल देते हैं कि ये दो आदमी रस्सी खींच रहे हैं एक दूसरे से, है ना, ये रस्सी खींच रहे हैं। सुनना मेरी बात को, ये आदमी ताकतवर है, ये आदमी थोड़ा कमजोर है। क्या बोला मैंने? ये आदमी ताकतवर है, ये थोड़ा कमजोर है, रस्सी को ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ। फिर अगर ये आदमी इसके बराबर की ताकत का आ जाए लगभग, तो अब इस आदमी की ताकत भी तो उस पर डिपेंड कर रही है। तो क्या ये एक एटम जब दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है, तो ये उन दोनों की आपस में कितनी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ये उस पर डिपेंड करता है। इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। यानी कि सर फिर आप तो ये कह रहे हो कि ये कम ज्यादा हो सकती है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल हो सकती है, 100% हो सकती है। अगर ये सोचो ना आप, ये बराबर हो जाए तो इतना थोड़ी इजीली खींच पाएगा। फिर वहां एकदम चुन्नू मुन्नू सा लगा दूं मैं उस तरफ, अगर मैं उस तरफ एकदम चुन्नू मुन्नू सा आदमी लगा दूं, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू सा, मतलब इधर मान के चलो कि एक बढ़िया 20 साल का लड़का, और उधर मैंने वहां लगा दिया भैया 5 साल का बच्चा, और फिर बोल दिया कि अब रस्सी का गेम होगा, तो वो यूं खींच लेगा ना उसे।
तो इसका मतलब है क्या बोलोगे तुम, इसकी ताकत उसके रिलेटिव कंपैरिजन ही तो हुआ। ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, एक रिलेटिव क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है कि साथ में कौन है। समझ गए मेरी बात को? तो अब सुनो, a qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity। क्या आपने वो डेफिनेशन समझ ली? मैंने इतनी देर से समझाया तो आई होप आपने डेफिनेशन तो समझ ली होगी कि क्या है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। पहला पॉइंट समझ आया या नहीं आया? पहली तो डेफिनेशन है, इसको तो मैं कह रहा हूं चलो आ गई ये तो समझ में, मैं ये तो आ गई समझ में। ये जो लिखा है मैंने यहां से लेके यहां तक, बात समझ आई कि नहीं आई? द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। हालांकि हालांकि हम कुछ वैल्यूज मान के काम करेंगे, वो वैल्यूज निकाली गई हैं और हमें वही माननी है, पर यह ध्यान रखना है कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है। अभी बताया कैसे हो सकती है, जब ये डिपेंड इस बात पे करती है कि सामने कौन है। अरे भाई, अगर इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की नीयत ज्यादा है तो ये इस पे भी तो डिपेंड करती है कि हो सकता हो उसके देने की ज्यादा हो। उसके खींचने की जितनी कम होगी इसकी अपने आप बढ़ जाएगी। अब वो अपने घर के लोगों का ध्यान नहीं रख रहा है तो पड़ोस वाले तो फिर ज्यादा ध्यान रखेंगे ना बेटा। तो डिपेंड करता है ना कि वो कितना कड़क आदमी है, वो कितना स्ट्रिक्ट है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं है तो ठीक है, फिर तो ये खींच ही लेगा भाई। तो डिपेंड करता है ना कि सामने वाला का हिसाब किताब कैसा है। तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, तो इसलिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट टू विच इट इज बाउंड। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये उस बात पे डिपेंड करती है। समझ गए? दो इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये भी लिख देना, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा हमने, किलो जूल पढ़ा हमने, किलो कैलोरी, ये सब पढ़ा ना हमने एनर्जी की टर्म्स में। यहां कुछ है ही नहीं ना ऐसा, यहां कुछ है ही नहीं। ये सीधा सीधा फंडा है, इट इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है? इट does provide a means of predicting the nature of force that holds a pair of atoms together। ये सिर्फ ये प्रोवाइड कराता है चीज को कि यहां अगर एक एटम दूसरे एटम पे साथ में बाउंड है और अगर ये इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से खींचे कि वो पूरी तरह से इस तरफ ना आए, है ना, इतना ताकतवर हो कि वो पूरी तरह से ना आए, तो ये बॉन्ड कोवेलेंट ही रहेगा, पोलर ही रहेगा। तो हम इनके बीच की आपस में जो डिफरेंस होगा ताकत का, उस ताकत के डिफरेंस से ये पता कर सकते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा बॉन्ड का। तो इन्होंने बताया है, दो इट इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, इट डज प्रोवाइड अ मींस ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स दैट होल्ड्स अ पेयर ऑफ एटम्स। इससे हम नेचर पता कर सकते हैं कि वो आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मैंने बताया भी था कि अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ताकत में, ये भैया लेके ही भाग जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ताकत में तो लेके ही भाग जाएगा। मतलब ये मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तो ये माइनस और ये पूरी तरह से प्लस बन जाएगा। हम उसे दुनिया में आयनिक बॉन्ड कहेंगे। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दोनों एटम्स में, जो दो एटम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत का, कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें समझा देगा कि ये जो बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना, इसका नेचर कैसा है, इस फोर्स का, ये जो बीच में फोर्स बोलते हैं ना, केमिकल फोर्स केमिकल बॉन्ड एक ही बात है, उसका नेचर कैसा है। क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो ट्रांसफर ही कर लेगा, खींच ही लेगा ना। पंजा लड़ाने के लिए बोलते हैं ना, जैसे कि अगर सामने वाला कमजोर है, खट गिरा ही देगा। विन विन सिचुएशन बोलते हो कि भाई ओ कंप्लीट पोलर बायस्ड, हर कोई देख के बता देगा यही जीतेगा। हाँ, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा ताकत में तो जीत जाएगा ना। तो उसको तो हम बोल ही रहे हैं कि लो आयनिक है।
यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक लिमिट से, वो लिमिट अभी आगे बताऊंगा, एक लिमिट से ज्यादा है तो उस बॉन्ड का नेचर अपने आप हम बोल देते हैं क्या, पोलर। अगर आप वैल्यूज जाके आगे जाके हम वैल्यूज देखेंगे तो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना बेटा, और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, उसमें इतना डिफरेंस होता है कि अगर आप ये सोचो कि कौन जीतेगा तो वो खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। हाँ, तो उसने कंप्लीट खींच लिया। इसीलिए हम आज से पहले यही पढ़ते आ रहे हैं कि Na+ और Cl- में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि शेयरिंग होती है। क्योंकि आप ऐसे समझो, चाहे शेयरिंग से शुरू करके उसे ट्रांसफर करवा लो, बात एक ही है। और या फिर डायरेक्ट आप ऐसे दो केस बना लो कि वहां ट्रांसफर से काम होता है। हाँ, तो ट्रांसफर का मतलब ही यही है कि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इतनी ताकत है कि वहां शेयरिंग हो ही नहीं सकती। ताकत में इतना डिफरेंस है कि शेयरिंग हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस है कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। शेयरिंग बचेगी नहीं ना। अगर एक बच्चा और एक बहुत तगड़ा पहलवान लड़ रहे हैं तो पहलवान जीतेगा भाई। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और और सोचो, अगर मैं लिख दूं ए और ए, अब बताओ, अब बताओ, ए और ए ये कैसा नेचर है? क्या ये दोनों सेम हो गए? बोले हाँ। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम या सेम हो जाए, बहुत कम या सेम हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन बराबर ताकत वाले आदमी के साथ ऐसे हैं। दो बराबर ताकत के आदमी पंजा लड़ाए, वो पंजा जो है वो हाथ यहीं रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। बराबर के लोग लड़ रहे हैं। इसे बोलते हैं बेटा नॉन पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहां शेयरिंग तो हो ही रही है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि दोनों बराबर ताकत के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, ना के बराबर डिफरेंस है, या सेम ही है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर डिफरेंस है मगर इतना नहीं, इतना नहीं कि खींच ही लें, पूरी तरह से है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आयनिक बॉन्ड हो गया। और अगर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, दैट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट में हमारे पास दो कैटेगरी निकल के आई कि जहां पे ताकत एकदम लगभग लगभग बराबर हो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेम हो या लगभग बराबर हो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलैरिटी डेवलप ही नहीं होगी, कोई किधर खींच ही नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन। और ये जहां पे ताकत में डिफरेंस दिख रहा है अच्छा खासा, लेकिन इतना नहीं कि ट्रांसफर ही कर ले, ठीक ठाक है, बीच वाला। तो शुरू ऐसे करो, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर थोड़ा डिफरेंस बढ़ाओ, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर इतना डिफरेंस बढ़ जाए कि बॉन्ड ही आयनिक हो जाए। तो इसका मतलब है हम इन ताकत के डिफरेंस से, हम इन डिफरेंस से ही तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम इन डिफरेंस से ही तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इट डज प्रोवाइड अ मींस ऑफ प्रिडिक्टिंग द नेचर ऑफ फोर्स, कि वो कोवेलेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, या वो आयनिक है। ये किससे डिसाइड कर रहे हो तुम? इसी से तो डिसाइड कर रहे हो कि इनके बीच में ताकत कितना है, इनके बीच का गेम क्या है। राघव शर्मा इज आस्किंग फॉर रिपीटिंग दिस। मे आई, है ना? क्या मुझे करना चाहिए? ऐसा ही बोलते हैं ना, शुड आई, क्या मुझे करना चाहिए, ऐसा ही बोलते हैं ना। अंग्रेजी तो कम ही आती मुझे, बस बोल देता हूं बेशरम होके, क्योंकि जिसको नहीं आती उसको खोने के लिए तो कुछ है नहीं। क्या मुझे रिपीट करना चाहिए? आप बता दो। क्या आज से पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे पढ़ी? अगर स्कूल में भी पढ़ाई होगी, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फील आया? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हो तुम, यूं मान के चलना। ये बहुत बड़ी बात सीख लिए तुमने, इसके अंदर 3 से 4 तगड़ी बातें सीखी हैं। ये ठीक है, क्रिएटिविटी टाइप्स चीजें हैं, मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे देखो चाहे ना देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन एटम अट्रैक्ट्स एन इलेक्ट्रॉन, कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड में से कितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्योंकि हम जो आगे एक टेबल पढ़ेंगे उसमें हमारे लिए अकॉर्डिंग टू 12th क्लास या नीट लेवल या एनसीईआरटी लेवल, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या बोला मैंने? फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये फ्लोरीन को ध्यान में रखते हुए एक डायग्राम बना दिया कि फ्लोरीन
जो है उसे इलेक्ट्रॉन अच्छा लगता है, ये माइनस चार्ज है, वो इसे थोड़ा प्यार से रखना चाहता है। तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हम जो पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी बेटा? फ्लोरीन की होगी। तो ये फ्लोरीन के लिए एक डायग्राम नेट पे पढ़ा था, मैंने लगा लिया। और तो मैं क्या करूं, अपना दिमाग तो नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्वेश्चन आएंगे क्या? हाँ, ये मैं कैसे प्रिडिक्ट कर लूं पहले? आएंगे, ये उससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, क्योंकि इसमें आगे इसकी एप्लीकेशंस आएंगी, वहां पे वो और तगड़ा जो है चीजें बताएंगे। हालांकि ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यहां मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। क्या ये प्लस माइनस का आना इज बेसिकली हल्का हल्का आयनिक कैरेक्टर आना कहला सकते हैं हम इसको। तो अगर जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, एक याद रखना, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उसे डिफरेंस को कई बार इसको ये बोलते हैं डेल्टा ई एन। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन होता है बेटा डिफरेंस बिटवीन ई एन, उसे डेल्टा ई एन बोलते हैं। डिफरेंस कब ज्यादा होगा? जब एक की बहुत कम और एक की बहुत ज्यादा हो, ऑब्वियसली डिफरेंस तभी ज्यादा होगा, डिफरेंस ज्यादा होना है ना। तो यहां पे ये जो कंडीशन है, इसके लिए लिख देना कि ई एन ऑफ ए इज ग्रेटर देन ई एन ऑफ बी, क्योंकि इस डायग्राम को जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना हमें कि आपने ए की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल क्यों करवाया। तो इस डायग्राम को जस्टिफाई करने के लिए मैंने यहां पे ये लिख दिया है, ठीक है, कि अगर इफ ई एन ऑफ ए इज ग्रेटर देन ई एन ऑफ बी, देन उस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, यानी उतना ही ज्यादा उधर माइनस, उतना ही ज्यादा इधर प्लस। और यही डिसाइड भी करता है कि ये नेचर कैसा होगा फोर्स। तो हमें पता है कि ये डिफरेंस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो तीन चीजें सीख ली, हालांकि मैं एप्लीकेशन में लेके जाऊंगा इस चीज को, आप डोंट वरी, आप उसकी चिंता करें ही ना, मैं एप्लीकेशन में लेके जाऊंगा उस चीज को। और मैं बताऊंगा कि एक एप्लीकेशन है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। फिर मैं बताऊंगा कि जितना ज्यादा परसेंटेज आए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, उतना ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। हाँ, तो हमें भी पता है जितना ज्यादा ताकत में डिफरेंस होगा, प्लस माइनस उतने ही ज्यादा जनरेट होंगे। फिर एक एप्लीकेशन आएगी नेचर ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड नॉन पोलर है, बॉन्ड पोलर है, या बॉन्ड आयनिक ही है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो मैंने यहाँ खड़े खड़े एप्लीकेशंस करवा दिए आपको, और वो आगे प्रॉपर नोट्स में आ भी जाएगी, आपको चिंता बिल्कुल ना करें, ठीक है। दूसरा, एक चीज जो और है वो एप्लीकेशन की मैं यही बता देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? अपोजिट वर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये तो वो हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं होते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी या नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? जल्दी बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अपोजिट वर्ड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो क्या ख्याल है आपका, मेटल्स और नॉन मेटल्स में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी तुम्हें? भाई मेटल कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन नहीं पसंद, इसीलिए मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, करेक्ट, एकदम करेक्ट। नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स पसंद होते हैं। तो आप ये तो बता ही सकते हो कि मेटल्स लेफ्ट में होते हैं और नॉन मेटल्स राइट में होते हैं। मेटल्स जो हैं लेफ्ट में होते हैं, एक पीरियड में जब आप ऐसे 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 मूव करते हो तो नॉन मेटल्स आते हैं पी ब्लॉक में। तो फिर मेरे ख्याल से आप ये भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का जनरल ट्रेंड क्या होगा। बता दोगे, मुझे पता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या ख्याल है, आप बताइए मुझे। घटेगी, बढ़ेगी? जल्दी जल्दी जल्दी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, इंक्रीज होगी। यही तो कारण है कि लेफ्ट में नॉन मेटल्स है। अब आप बोलोगे अच्छा नॉन मेटल्स पहले नहीं लगाया? ना 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 ना, पहले ये सारी प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, उसके बाद उसने टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया है।
उसके बाद वो जब भी तो देखा कि भैया इनको जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया तो सारी प्रॉपर्टीज भी मैच कर रही है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहे हैं। हाँ, तो नॉन मेटल उधर आ गए, और नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। उन्हें इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, उन्हें माइनस चार्ज अच्छा लगता है, तो नॉन मेटल्स इसीलिए राइट साइड में है। तो इसका मतलब हुआ सर फिर टॉप टू बॉटम आप बता रहे थे, टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। टॉप टू बॉटम तो सर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। हाँ, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। क्या ख्याल है, टॉप टू बॉटम जनरल, इन जनरल, है ना? ठीक है, चीजें वैल्यूज बदलती भी हैं, उसका कारण जेड इफेक्टिव की वैल्यूज का बदलना होता है। मैं आपसे जनरल ट्रेंड पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जनरल ट्रेंड पूछ रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम फिर क्या ख्याल है? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, करेक्ट? मैंने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, तुमने तो जवाब दे दिया, है ना? और अंगूठे नीचे करने वाले अभी भी नीचे ही कर रहे हैं। ये इन्होंने ठान लिया है कि अब हम इस बैच से तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरे बैच के हैं, यात्री टाइप के लोग हैं, आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है? अरे भाई, जहां भी पढ़ रहा है पढ़ ले रे, क्या अंगूठा नीचे करता रहता है? कुछ नहीं होना उससे, कुछ नहीं होगा उससे। मेरे को सबसे इरिटेटिंग है वो, मैं फीचर हटवा ही दूंगा, तू चिंता ही मत कर। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान भटकता है, तुम्हारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को बहुत बेकार लगता है। मुझे तो एक्चुअली बोलूँ ना, तो मुझे यहाँ तो ये थम्स अप करना भी अच्छा लगता है, ठीक है? लेकिन तुम्हें बताता हूँ, तुम किसी को मैसेज करते हो, किसी को भी, अपने दोस्त को, कि ये मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ ऐसे, उस पर रिप्लाई ये आता है, उस पर वो रिएक्शन करता है उस मैसेज पे यूं, यूं। तुम उसको क्या जवाब देते हो? मतलब तुम क्या मानते हो वो आदमी, मतलब लगता है ना तुम्हें कि नाराज है यार सामने वाला, है? होता है, ऐसा होता है, होता है। लड़कों लड़कियों दोनों पूछ रहा हूँ, दोनों को पूछ रहा हूँ बेटा, होता है कि नहीं होता? ये रिप्लाई मैसेज पे ये अंगूठा वाला, तो क्या लगता है अगला एटीट्यूड में बात नहीं करना चाह रहा है? हाँ ठीक है, ओके चल निकल, है कि नहीं? है कि नहीं? चलो, तो ये जगह जगह का फर्क है। तो होने को यहाँ तो मुझे बढ़िया लगता है ये अंगूठा ऊंचे वाला, यहाँ अच्छा लगता है। मैसेज पे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई मुझे मैसेज पे ये रिप्लाई कर दे, ऐसा लगता क्या हो गया इसके, ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा है ये? देखा, देखा, बारीक पकड़ता हूँ मैं, बारीक बारीक चीजें पकड़ता हूँ बेटा। चलो, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइज, फिर जेड इफेक्टिव, देन ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसकी हम बात करेंगे, चिंता मत करो। यहाँ कोई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पेनेट्रेशन पावर नहीं है, बिकॉज वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन वाली चीजें थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, बिकॉज दो फैक्टर नहीं है, बट हाँ दो नए भी हैं, दो नए फैक्टर भी हैं। वो दो नहीं है, ये दो अलग हैं फिर। तो ठीक है, ये तो हमारा चलता आ रहा है। साइज, हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये बोलते हैं, मान लो इसकी ईएन ज्यादा है और ये खींच रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर ये खींच रहा है तो कौन खींच रहा है? इसके अंदर और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, या शिकारी कोई और है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, या शिकारी कोई और है? बोलो बोलो बोलो। कौन है वो शिकारी? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर, एटम आप बोल रहे हो इस एटम को इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो फिर मतलब उस एटम में तो इलेक्ट्रॉन भी हैं। असली शिकारी कौन है जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है? न्यूक्लियस। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर। एंड आप अच्छे से जानते हो कि जब जब साइज छोटी होती है न्यूक्लियस पावरफुल होता है। सो क्या रिलेशन बताओगे इसका? क्या ईएन और साइज का रिलेशन बता दो, जल्दी बता दो भैया। ईएन और साइज का रिलेशन बता दो जल्दी, ईएन और साइज का रिलेशन बता दो। जितनी छोटी साइज उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई फिर। करेक्ट है, करेक्ट है। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। फिर अब जेड इफेक्टिव का भी बता दो। अभी तुमने बोला जेड इफेक्टिव इज व्हाट? जेड इफेक्टिव मतलब नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा भी। भाई देखो, सीधी बात है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़िया खींचता है, देखो जिसे प्यार पसंद है फिर वो ये नहीं देखता है कि किससे कर रहा है
गहरा हो गया सर। जिसे प्यार, उस जिस आदमी में प्यार ही ज्यादा हो, वो तो सबसे प्यार करना चाहता है। एक बार जो हुआ तो फिर प्यार क्या, वो ऐसा कोई गाना है ना, हाँ। तो ये तो क्या है कि अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा ध्यान में रख रहा है, तो फिर ये डेफिनेटली भैया बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स का भी ध्यान रख रहा है, कह रहा है आने दो गिरधारी, बहुत आगे जाओगे। लो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलो, कह रहे सर अब कुछ बात करिए आपने जो हमें समझ आ रही है ना, हम फील कर सकते हैं सर ये चीज, यस यस, मजा आ गया सर। एंड नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा आइडिया तो हो गई, मैंने आपको एक बार पहले भी कहाँ बताया था ये ऑक्सीडेशन स्टेट, कहीं तो बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट, आपको बताया है आपके बैच में ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताया है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी थी मैंने। तो बेसिकली इमेजिनरी चार्ज होता है ये क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी चार्ज होता है, जहां पे हम किसी बॉन्ड में कंपाउंड को कंप्लीट आयनिक मानते हैं उसको, और एक इमेजिनरी चार्ज हम देखते हैं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। आप इतना समझ लो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ऐसे, जैसे मान के चलो ये माइनस है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो चार, आप तो यूं समझ लो ऊपर जो चार्ज होता है, बस अभी के लिए छोड़ो, बाद में आपको बता देंगे फिजिकल केमिस्ट्री वाले। फिर यहाँ पे मान लो ये जीरो चार्ज है, और फिर न्यूट्रल मतलब, और ये मान लो ये प्लस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ऐसे बोलते हो ना कि जीरो मतलब -2, किसी किसी के -2, किसी का -1, फिर यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +2, तो ऐसे जाने पे इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। ऐसे जाने पे क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। माइनस होना, ऑक्सीडेशन स्टेट लो, इसे बोलते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे बोलते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बीच में होता है जीरो न्यूट्रल। जीरो क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। जीरो से नीचे लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे लिए तो जो बात बन गई, वो बात यही बन गई कि भैया ठीक है, माइनस वाला हमें तो पता ही है, माइनस वाले का जेड इफेक्टिव कम, जीरो वाले का थोड़ा ज्यादा, प्लस वाले का और ज्यादा। तो जाहिर सी बात है मैं यहां लिख सकता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन, यस और नो। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और बढ़ना क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर जाना होता है। हाँ, तो +1 से +2 ज्यादा, +2 से +3 ज्यादा, +3 से +4 ज्यादा। तो बढ़ना क्या होता है, बढ़ना तो यही होता है। तो इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं, और आप सिंपल सा ये, इसे भी आप यहां से कनेक्ट कर लो ना, इसे आप यहां से कनेक्ट कर लो कि जो माइनस है उसका जेड इफेक्टिव कम ही है, जो जीरो है उसका थोड़ा ज्यादा है, और प्लस वाले का तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा ही, क्योंकि प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, रेशियो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन जीत रहा है वहां पे, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। चार्ज ऑन एलिमेंट ऑन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट मत लिखो, ये ना अपने नोट्स में लिखना, ना ये मत बोलो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो है एक इमेजिनरी चार्ज है। इमेजिनरी चार्ज होता है एलिमेंट पे, एक एलिमेंट पे, एक एटम पे एक इमेजिनरी चार्ज होता है, जब आप कंप्लीट आयनिक अज्यूम करके, इमेजिन करके कि ये कंपाउंड अगर आयनिक होता तो इन दोनों एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता, वहां से आप अज्यूम करके एक चार्ज डिसाइड करते हो, वहां से। तो ऐसी चीजें मत लिखो, आप तो बस इसे ऐसे समझ लो ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये प्लस जीरो, ये प्लस, है ना। क्योंकि अभी बेटा आप जब तक पढ़ोगे नहीं ना रेडॉक्स, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, नहीं हो सकता अभी। आप सोचो मैं यहां तुम्हें ये बोल रहा हूं, नीचे वाला तो और भयंकर है, नीचे वाला तो इतना भयंकर है मेरे भाई कि मैं क्या बोलूं, मतलब इसके लिए मैं तुम्हें ये बोल सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर को समझने के लिए तुम्हें मोटा मोटा इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम अगले चैप्टर के 5 लेक्चर का। अगले चैप्टर के 5 लेक्चर के बाद ये चीज तुम्हें समझ आएगी। क्या तुमने हाइब्रिडाइजेशन वर्ड सुना है, क्या तुमने हाइब्रिडाइजेशन वर्ड सुना है? हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड का मतलब होता है कि मिक्स हो जाना, मिक्स, मिक्स हाइब्रिड। अच्छा ऑब्वियसली तुमने हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा, बट आपने हाइब्रिड वर्ड सुना होगा। व्हाट इज हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड, व्हाट इज हाइब्रिड? हाइब्रिड इज ए मिक्सचर। हाइब्रिड क्या होता है, मिक्सचर होता है, करेक्ट है, मिक्सचर। ये हाइब्रिड इंजन, हाइब्रिड इंजन का मतलब जो बैटरी से भी पावर ले, फ्यूल से भी पावर ले, हाइब्रिड इंजन है।
प्योर बैटरी वाला नॉट हाइब्रिड, प्योर फ्यूल से चलने वाला नॉट हाइब्रिड, प्योर डीजल नॉट हाइब्रिड, प्योर पेट्रोल नॉट हाइब्रिड। हाइब्रिड इज व्हाट? जो दो चीजों से मिलकर बना हो, है ना, मिक्स मिक्स। एंड आपने ऑब्वियसली बायोलॉजी में भी ये चीज पढ़ी होगी, है ना, सीड्स में भी हम हाइब्रिड सीड्स देखते हैं ना, बीज देखते हैं ना, बीज जो खेतों में बोते हैं हाइब्रिड सीड्स। उस हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि उनमें काफी सारे गुणों को मिक्स करके बनाया गया है, प्रॉपर्टीज को मिक्स करके, कैरेक्टरिस्टिक को मिक्स करके चीजें बनाई गई है। अच्छा, ये तो सबको पता है, एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी ऑर्बिटल। अब इनको मैं तीन तीन तरीके से मिक्स कर सकता हूं। कितने कितने तरीके से मिक्स कर सकता हूं? तीन तरीके से मिक्स कर सकता हूं। अगर मैं एक एस और एक पी को मिक्स करूं तो दो डब्बे मिक्स करें तो मेरे पास दो ही डब्बे बनेंगे, लेकिन उन दोनों डब्बों का नाम क्या होगा? एसपी एसपी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने एक एस लिया, एक पी लिया, ये पी और ये तीन पी। ठीक है, मेरी बात समझना बेटा। अगर मैं कुछ ऐसा मिक्सचर बनाऊं जिसमें नमकीन हो और साथ में मीठा वाला चिवड़ा हो, एक तो तीखी नमकीन हो और एक मीठा चिवड़ा हो, तो दो ही चीज मिक्स हुई ना। अब आप उसे पैकेट में भरोगे तो जब मिक्स करके पैकेट में भरोगे तो उसमें तीखा नमकीन भी है, रतलामी सेव, और मीठा चिवड़ा भी है। तो आप कोई सा भी कितना भी चम्मच खाओ, हर बार जब आप एक एक चम्मच खाओगे तो रतलामी सेव और मीठा चिवड़ा दोनों आएंगे। यानी कि इन दोनों का नाम फिर एसपी एसपी हो जाएगा। इसमें वो भी गुण है, इसमें ये भी गुण है, इसमें ये भी गुण है, इसमें ये भी गुण है। ये खड़े खड़े एग्जाम्पल आ गए, भूख लग गई। ऐसे ही है ये, कहीं और कहीं पे नहीं है ये एग्जाम्पल। आज तुम्हारे वाली पहली बार निकल गया नया। मैंने कहा ना, मेरे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है भाई, मेरा दिमाग में इतने एग्जाम्पल्स दौड़ते रहते हैं ना। मेरे को तो लगता है मैं नॉर्मल तुम्हें जब क्लास में नहीं पढ़ा रहा होता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में जब इधर उधर देख रहा होता हूँ, मुझे सब एग्जाम्पल मिल रहे होते हैं कि क्लास में ऐसे पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ गया मेरे सामने, है ना। लो, अब मान लो, अब मान लो अगला कॉम्बिनेशन अगर मैं ये बनाता हूं तो ये एसपी हो गया। अगला कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं, अगला कॉम्बिनेशन मैं इसको अगली स्लाइड पे ले रहा हूं, आप आगे कर लेना। अगला कॉम्बिनेशन अगर मैं बनाऊं ऐसे, अगला कॉम्बिनेशन बनाता हूं मैं इस तरह से, और तीन कॉम्बिनेशन आपको देता हूं। हमें ऑर्बिटल को मिक्स करने हैं। हमें क्या करना है? ऑर्बिटल को मिक्स करना है। ये ऑर्बिटल मैंने यहां पे सारे मिक्स कर दिए, यहां पे मैंने तीन मिक्स कर दिए, और यहां पे मैंने पिछला वाला वापस बना रहा हूं, तुमने बना लिया होगा। ये बनाएगा दो ऑर्बिटल जिनका नाम होगा एसपी एसपी। क्यों होगा? क्योंकि ये एस है, पी है, पी है, पी है, ये दोनों ही मिक्स हुए। ये है रतलामी सेव और चिवड़ा। ठीक है, यहां पे मैंने रतलामी सेव लिया, चिवड़ा भी ले लिया, और किसी ने कहा मूंगफली डालो, बढ़िया लगती है साथ में, लो भैया मूंगफली भी डाल दी। अब हम जब हर बार एक एक चम्मच खाएंगे तो हमारे पास एक एक चम्मच में क्या क्या चीज आएगी? हमारे पास रतलामी सेव भी आएगा, और चिवड़ा भी आएगा, और मूंगफली भी आएगी। तो sp2 आएगा। मान के चलो कई बार मूंगफली नहीं आती है, मैं मारूंगा पकड़ के, कह रहे नहीं आती सर। तो क्या ये sp2 हो जाएगा? हाँ। क्या ये sp2 हो जाएगा? हाँ। ठीक है, अब सुनो, अब सुनो। अब ये क्या है? बोले ये एक एस है। हाँ। बोले पी है, बोले पी है, पी है। इस बार तुमने क्या किया? बोले इस बार हमने मिक्सचर बनाया, है ना, इस बार हमने मिक्सचर बनाया। अब इस बार हमने क्या किया सर? रतलामी सेव भी ले ली, ठीक है, और बोले चिवड़ा भी ले लिया, बोले हाँ, और मूंगफली भी है, बोले है, और सर हमने इसमें वो डाल दी, वो दाल मोठ, दाल मोठ होती है ना, दाल मोठ, हाँ सर वो भी डाल दी। बोले ये कंप्लीट मिक्सचर हो गया। बोले हाँ ये लो। तो क्या ये हर बार जब तुम खाओगे तो सारा आएगा मुंह में? हाँ हाँ सर आएगा ना, sp3 लो, sp3 sp3। तो बोले कितने चम्मच मिक्स किए थे? बोले एक चम्मच इसका, एक चम्मच इसका, एक चम्मच इसका, और एक चम्मच इसका। एक चम्मच रतलामी सेव, एक चम्मच चिवड़ा, एक चम्मच, कह रहे यार यहाँ कौन सा हलवाई आ गया, एक चम्मच मूंगफली, और एक चम्मच क्या बताया था मैंने? दाल मोठ। लो, कितने चम्मच हो गए? एक दो तीन चार। जब चार चम्मच मिलाओगे तो क्वांटिटी कितनी आएगी? एक चम्मच या चार चम्मच? जब इसका एक चम्मच, एक चम्मच, एक चम्मच, टोटल कितने चम्मच? बोले चार चम्मच। तो टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी? बोले टोटल क्वांटिटी चार चम्मच के बराबर बनेगी।
हाँ, तो अब 4 चम्मच को 4 अलग अलग चम्मच बार एक एक बार खा सकते हो, बोले हाँ, तो इसका मतलब है जितने चम्मच मिलाओगे उतने ही चम्मच इधर वापस बनेंगे भी तो सही, कि हाँ 4 चम्मच आ जाएंगे सर, टोटल तो उतने ही बनेंगे बेटा। तो याद रखना, ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, वही नंबर ऑफ हाइब्रिड, और इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि इसके हर चम्मच में सारा फ्लेवर है। ठीक है भाई, यहां पे देखो 3 चम्मच मिला है, 3 चम्मच ही आएगा माल टोटल। यहां 2 चम्मच मिला है, 2 चम्मच माल बनेगा। मेरा सवाल सीधा सीधा यही है, यहां पे अगर मैं पूछूं, इस एक डब्बे से जाके पूछूं, मतलब आप उस एक चम्मच में जाके देखो, तो आप बोलोगे सर 50% अपना रतलामी सेव था और 50% अपना ये चिवड़ा था सर। तो यानी कि 50% पी और 50% एस हो गया सर। सही बात है। अब जब हमने खा, अब हम जब दो ही मिला रहे हैं, तो ऐसे मान के चलेंगे अगर आधा आधा बराबर मिक्सचर हो, तो फिर एक चम्मच में आधा चिवड़ा और आधा रतलामी सेव होगा। बोले हाँ सर सही बात है, ये तो है सर। यहां क्या होगा, क्योंकि वहां तो क्या है कि चीज दो ही थी, पर यहां पे अगर पी कैरेक्टर, अब वो नमकीन की बात बंद करो अब, क्योंकि अब ज्यादा पानी आ रहा है मुंह में। यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना लिखूं, क्योंकि एक डब्बे में ऐसा देखो, अब सिर्फ ये देखो, रतलामी सेव तो है वो सिर्फ कितनी बची, 33%, 0.33 भी लिख सकते हो। और बाकी जो दोनों पी हैं वो हम सेम मान के चलते हैं कि ये P2 है, P2, 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 ये क्या है, P2। तो इसका मतलब है ये दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं, 66% पी हो गया। और यहां क्या लिख सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर देखोगे तो 25% है, और बचा हुआ कितना हो गया, 75% पी कैरेक्टर हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये sp3 के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया, ये sp2 के लिए हो गया। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये sp के लिए हो गया। 100 रुपए दो लोगों में बटेंगे तो 50-50, 100 रुपए इस तरह से अगर बटें तो एक अलग है, दो सेम है, दो भाई हैं, तो ये 60-66% ले गए अपना, 66.66। मैंने पॉइंट्स के आगे नहीं लिखे, मैंने लगभग लिख दिए। यस, करेक्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई, अब मुझे तो सिर्फ इतना बता दो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या था। सर एस ऑर्बिटल था। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, कहां से आया एस वर्ड, सर ऑर्बिटल से आया, ऑर्बिटल से। और मुझे ये बताओ कि एस और पी में से न्यूक्लियस के पास कौन होता है, एस और पी में से न्यूक्लियस के पास कौन होता है। सर परसेंटेज कैसे लिख रहे हो, नहीं समझ आया। तो बेटा तेरे तो हिसाब भी समझ नहीं आता होगा, तेरे को मम्मी अगर 100 रुपए देती होगी, तो तू तो घर पे आके ये भी नहीं बता पाता होगा कि 50 का दूध लाया और 50 का ये लेके आया। भाई तेरे तो दिक्कत हो गई होगी। तुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि जब दो लोगों में 100 रुपए बांटने हो तो कैसे बांटे, 3 लोगों में 100 रुपए बांटने हो तो कैसे बांटे, जिनमें से दो एक जैसे हो और एक अलग हो, तो ऐसे ही बटेगा ना। अब 4 लोगों में 100 रुपए बांटने हो जिसमें से 3 एक जैसे हो और एक अलग हो, तो 25-75 ही होगा ना भाई। न्यूक्लियस के पास कौन होता है, न्यूक्लियस के पास कौन होता है, एस कैरेक्टर होता है। न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल होता है। अब इनमें से जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, जिनमें इनमें से जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्या वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज हैं ऑर्बिटल, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, या यूं कहूं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो न्यूक्लियस ज्यादा पास है, तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या, ये बनाए क्या तुमने, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें क्या होंगे, इनमें कौन बैठेगा, इनमें तुम्हारी तस्वीर नहीं लगानी है, तुम तो जाओगे नहीं, इनमें कौन बैठता है, अरे ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन बैठता है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी तो इलेक्ट्रॉन ही बैठेंगे। तो मतलब ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें 50% एस कैरेक्टर हो, अगर वहां पे तुम इलेक्ट्रॉन बिठाओ तो न्यूक्लियस उस पर ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा। कह रहा अच्छा, तेरे में 50% एस कैरेक्टर है, तू तो अपने घर का आदमी है, अपने पास का एरिया है, एस का एरिया है, एस ऑर्बिटल है, आजा 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 आजा, तो ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा इस ऑर्बिटल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस। इस ऑर्बिटल में पड़े हुए
sp2 टाइप के ऑर्बिटल पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस थोड़ा कम अट्रैक्शन लगाएगा और इस पे और कम लगाएगा। तो अगर बात समझ आ गई तो बोलो कि अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन वही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे बॉन्ड बना हुआ है, ये एटम है, इसने बॉन्ड बना रखा है और ये बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना हुआ है और ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो sp है, तो यहां बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं सारी कहानी तो यही है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें से जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, कहानी अलग होगी गिरधारी, कहानी अलग होगी। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En? यस और नो? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज बेसिकली क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। समझा तो मैंने बहुत अच्छे से दिया है, लिख दो क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि sp2 और sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी और एक एटम अलग अलग हाइब्रिडाइज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं कि अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज है तो उसकी उसी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बन ने अपने ऑर्बिटल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, कार्बन ने अपने ऑर्बिटल का sp हाइब्रिडाइजेशन किया हुआ है, और एक वो कार्बन है जिसने अपने हाइब्रिडाइजेशन को sp3 बनाया है, अपने ऑर्बिटल्स को इस तरह से मिक्स किया है, फिर इस तरह से किया है, फिर इस तरह से किया है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, वैल्यूज आपको याद मैं रखवाऊं ना रखवाऊं, ऑर्गेनिक वाले याद रखवा देंगे कि ये जो इसकी वैल्यू होती है 3.25, इसकी वैल्यू होती है 2.75 और इसकी वैल्यू होती है 2.5। हम मानते जनरली यही है बिकॉज मैक्सिमम कंपाउंड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बनाता है। ऐसा नहीं कि sp2 और sp कभी नहीं बनाता, मैक्सिमम जनरली वो सबसे ज्यादा कंपाउंड sp3 स्टेट में बनाता है, इसीलिए हम ये वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन ये वैल्यू ऐसे होती है, En की वैल्यूज अगर आप देखोगे तो इधर से इधर जाने पे परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है तो En की वैल्यू भी घट रही है। यस। अब यहां पे ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले का एग्जाम्पल ही नहीं लिया हमने बेटा, हमने तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, मान लीजिए ऐसे में ये नाइट्रोजन है, अगर इस पे -3 चार्ज है, एक नाइट्रोजन है जिसपे +2 है, नहीं +3 है, और एक नाइट्रोजन है जिसपे +5 है, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इसकी ज्यादा होगी। अब कितनी होती है वो हम नहीं कैलकुलेट करते, ना ही करनी हमको, ये तो कार्बन के केस में इसलिए बताया क्योंकि ये ऑर्गेनिक वाले तुमको बढ़ाएंगे इसलिए। अब मेरा सवाल यही है कि -3 +3 +5 तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो सर एटम तो नाइट्रोजन ही है सर। हाँ सर एटम तो कार्बन ही है सर। हाँ, तो एक ही एटम की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। यस, एक एटम की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है, वो तो हमने पीछे ही पढ़ लिया कि वो कांस्टेंट नहीं है। और यहां पे और चीज पता भी चल रही है हमको, एटम वही है नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, एलिमेंट वही है नाइट्रोजन, एलिमेंट वही है कार्बन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? क्या लिख सकता हूं मैं यहां, तो ये तो पीछे लिख ही दिया, नोट लगा के लिख दो, फिर क्लास छोड़ रहा हूं बेटा, नोट लगा के लिख दो, सेम एलिमेंट कैन शो डिफरेंट En values in different oxidation state and different hybrid state also. ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दोनों में एक एलिमेंट डिफरेंट एन वैल्यूज दिखा सकता है। चलो भैया बहुत बढ़िया, आज का लेक्चर यही है और आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं। बाकी ये वैल्यूज वगैरह की बात हम कल करेंगे, कल ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, ऑर्डर्स याद करने हैं, ठीक है? वो मैं करवा दूंगा। देखो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है ना, ये सब चीजें हम कल कर लेंगे, ठीक है? कल मतलब सैटरडे को, शनिवार को 4 बजे क्लास है।
शनिवार को 4 बजे क्लास है, कब तक है वो नहीं पता, शनिवार को 4 बजे क्लास है। क्या कह रहा है भैया? फेल होने से मत डरो, ट्राई नहीं करने से डरो। कोशिश ना करने का जो डर होता है ना, वो हमें रोज खा रहा होता है, लेकिन अल्टीमेटली हम उस पर ध्यान नहीं देते। और फिर एक दिन जब हम फेल होते हैं तो हम वो हिस्सा किसी और तरीके से मैनिपुलेट करके चीजों को बता देते हैं कि मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, पर मेरे तो एंड टाइम पे, देखो जेन्युइनली तबीयत खराब हो सकती, कुछ भी हो सकता है जेन्युइनली, लेकिन एक कॉमन रिस्पॉन्स रहता है कि वहां जाके सब भूल गया था। ये होता भी है बच्चों के साथ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब बच्चे गलत हैं, लेकिन आपको फेल होने का रीजन कुछ तो मिल ही जाएगा। टीचर अच्छा नहीं, कोचिंग अच्छी नहीं, कुछ तो बोल ही दोगे तुम, लेकिन हाँ, तुम्हें एक सच्चाई हर रोज खा रही होगी कोशिश ना करने की, लेकिन तुम उस डर को कभी महसूस ही नहीं करोगे। साल भर उस डर से तुम भागते रहोगे। वो साल भर वो रोज खाता है तुमको, वो रोज सुबह खाता है, मैं बता रहा हूं, और रोज शाम को बेड पे सोने से पहले भी खाता है कि आज मेहनत नहीं करी यार, आज कोशिश नहीं करी यार। ईमानदारी से मेहनत ना करने का जो डर है ना, अगर डरना है तो उससे डरो, क्योंकि अगर वही डर है जो तुम्हें इंप्रूवमेंट की ओर ले जाएगा। उस डर से नहीं डरोगे, इंप्रूव ही नहीं करोगे। उस डर से हमेशा डरिए, ठीक है? चलो, तो ये आज का ज्ञान था। एक चीज है बेटा जो देख लीजिएगा, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ी सी देर में। एक स्पेशल अनाउंसमेंट आया है जो कि एक MIP प्रोग्राम है, दैट इज मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, है ना। आप डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, एनरोल करने के लिए खुद को यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ अभी एक कॉम्बो चल रहा है। कॉम्बो ये है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि सर हमें टेस्ट ऑफलाइन देना है, हमें पढ़ते तो हम हैं ऑनलाइन, लेकिन हमें टेस्ट ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है। विद्यापीठ और पाठशाला के जो सेंटर्स आपके नज़दीकी रहते हैं, जिनके नज़दीक में नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तो जो बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि टेस्ट फाइनली तो ऑफलाइन में ही देना है जाके, है ना, पेन पेपर मोड पे ही होगा, तो क्यों ना हम प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा पेन पेपर पे रखें। तो उन्हें वो सेंटर्स पे जाके उस प्रेशर के साथ अगर टेस्ट देना है, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम आपको, है ना, फुल लेंथ टेस्ट देंगे। उसमें AITS 2 मिल जाएंगे आपको विद्यापीठ और पाठशाला पे। और जो रियल टेस्ट होता है, जिस तरह से NTA टाइप ही हम टेस्ट सेंटर्स बनाते हैं, वो रियल टेस्ट भी आपको इसमें 4 मिल जाएंगे। और पार्ट वाले आपको बैच टेस्ट में 7 मिल जाएंगे। आपके बैच में जो टेस्ट होते हैं वो 7 टेस्ट आप दे सकते हो। टोटल कुल मिला के आपको 8 टेस्ट बैच के, AITS के 8 और रियल टेस्ट के 4 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज है आपके फायदे की चीज है। जो बच्चा ये चीज लैक कर रहा है कि मुझे, हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, जो कि जिनको ये लग रहा हो कि टेस्ट वगैरह तो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं आपके इतना तो मन में आता ही होगा कि आपके शहर में पाठशाला सेंटर हो या विद्यापीठ सेंटर हो, आपके मन में तो इतना ही आता होगा, मन में तो आता ही होगा कि मैं जाके किसी ऑफलाइन टीचर से डाउट पूछ लूं। पढ़ तो मैं लेता हूं सर लोगों से, लेकिन मेरे डाउट ऑनलाइन पे उतने क्लियर नहीं हो पाते। मुझे 1-to-1 डाउट क्लियरेशन चाहिए। मैं अपनी किताब ले जाऊं, मैं अपना मॉड्यूल ले जाऊं, मैं अपने नोट्स ले जाऊं, और मुझे कोई इस तरह से समझा दे प्रॉपर बैठ के। तो यस, गेट ऑफलाइन डाउट सपोर्ट एट विद्यापीठ पाठशाला सेंटर्स ऑल्सो। ये सबसे बड़ा, मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा फीचर है जो तुम्हारे हेल्पफुल हो सकता है। अब इसमें क्या है, कैसे हैं, ये सब आपके ये यहां से आप एनरोल कर सकते हो। डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। क्या कुछ है इनका कॉम्बो ऑफर वगैरह, वो सब वही बता देंगे। ये अपना काम नहीं है, अपना काम है चीजों को आपके फायदे में है कि नहीं है ये बताना। तो डेफिनेटली ये लास्ट वाला पॉइंट तो बहुत काम का है। आ जाओ बेटा, चलिए, बाकी मिलते हैं शनिवार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। फीस वीस मुझे नहीं पता ना, मैं बता ही देता बेटा, तुम्हें क्या लगा?